सभी छात्र, गुड इवनिंग टू ऑल। बस हमने आपको दिखा दिया है, भूगोल के सिलेबस से चल रहे हैं और कुछ आज शायद 21वीं क्लास है, तो कुछ 26-27 क्लास में हो जाएगा विश्व भूगोल। उसके बाद कोई भौतिक भूगोल पढ़ाएगा, कोई भारत भूगोल पढ़ाएगा। ओके, अगर आपको कोई चिंता है तो आप कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वर्ल्ड के सॉल्व कर रही थी तो मुझे आंख के सामने कुछ याद आया। चलिए, आया होगा, अच्छी बात है। तो सभी छात्र आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। बस ये पूछ रहा था कि क्या हमें चीजें याद हैं या नहीं। सर एनसीईआरटी ज्योग्राफी भी चल रहा है, अच्छी बात है। सर रिवीजन करा दीजिए, राजेश बोले रिवीजन करा दीजिए। अरे बाबा, रिवीजन भी कराएंगे। चलिए, आज एक दार्शनिक पहलू से क्लास शुरू करते हैं। सभी लोग वेलकम टू द क्लास। क्लास शुरू करें। मेरे ख्याल से कुछ 6:30 दिखा रहा था, तो उसे सही करके हमने 6 बजे कर दिया। शिक्षा से आप जीवन में जुड़े हुए हैं, आपकी समझ में शिक्षा में प्राथमिक क्या है, दिल या दिमाग? जल्दी से बताएंगे, दिल या दिमाग? जल्दी बच्चों, दिल या दिमाग? दिल या दिमाग? दिल या दिमाग? मन या मस्तिष्क? जल्दी से बताएंगे। और अगर पूरा नहीं लिख पा रहे तो ए या बी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए या बी? ए और बी, क्या ज्यादा प्राथमिक है, दिल या दिमाग? दिल या दिमाग? देखिए बेटा, जो बोथ वाले हैं उनके लिए परीक्षा पास करना मुश्किल हो जाएगा। प्राथमिक क्या होता है, पहला क्रम में पहला। तो सर बोथ 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 वाले तो भाई खाली बैठे हैं। ये बोथ वाले जो ऑप्शन है ना, ये किसी विकल्प को चुनते नहीं है। क्या करना चाहते हो, सब कुछ करना चाहते हैं, एक विकल्प ढूंढना है, दिल या दिमाग? दिल या दिमाग? चलिए, अधिकांश लोग कह रहे हैं दिमाग, अधिकांश लोग कह रहे हैं दिमाग। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताइएगा। बहुत हो गया ये दिल और दिमाग का खेल। ईमानदारी से बताइएगा, जिस चीज में आपका दिल नहीं लगता है वहां दिमाग लगा दीजिएगा क्या? ईमानदारी से बताइए। सबने कहा दिमाग दिमाग दिमाग, मैं बिल्कुल मानता हूं। मैं पूछ रहा हूं, जिस चीज में आपका दिल नहीं लगता, जिस चीज में किसी का दिल नहीं लगता, तो पहले तो दिल लगाते कि नहीं लगाते हैं? सोच के देखिएगा। अगर दिमाग में किसी चीज का डर है, किसी चीज का डर बैठा हुआ है, तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। और मैं तो कहूंगा इससे भी आगे एक और होता है, इससे आगे होता है मैं, इससे आगे होता है मैं क्या करना चाहता हूं, दिल और दिमाग दोनों में समन्वय बिठाऊंगा। सोच के देखिए, क्या बात कर रहे हैं आप लोग कि सर दिमाग से होता है। दिमाग तो बहुत जल्दी हार सकता है, दिमाग तो बहुत जल्दी हार सकता है। जज्बा तो यहां से आता है, जज्बा तो यहां से आता है। क्यों? बता रहा हूं क्यों। सभी लोग बहुत वर्षों से शिक्षा ले रहे हैं भूगोल में, और भूगोल में जब डेटा आता है, भूगोल में जब डेटा आता है, जब जानकारी आती है, कौन से खनिज कहां पे पाए जाएंगे, कितने सारे हैं, डर के मारे हमारा दिमाग वहीं पर हमारे हथियार डलवा देता है। कल की क्लास जो इतने सारे आपने किए, वो क्लास इस पर थी नहीं, अगर आप सोच रहे हो तो। कल मेरे पास एक शेयर किया गया, एक कमेंट शेयर किया गया, प्लीज ध्यान दीजिएगा। एक छात्रा लिखती हैं कि सर मैं 3 घंटे तक, 2 घंटे की क्लास थी, 2 घंटे तक अपनी 3 साल के बच्चे को लेकर एक ही जगह पर बैठी रही, क्लास सुनती रही, लिखती रही। टेस्ट में पता नहीं था आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन टेस्ट में 20/20 आए। आपको लगता है दिमाग बिठा सकता है? आपको लगता है दिमाग बिठा सकता है? 3 साल का बच्चा गोद में लिए हुए 2 घंटे तक बिठा सकता है? मेरा अपना अटेंशन स्पैन काफी कम है। मैं जो क्लास में आता हूं, आपको लगता है ये चला देगा? आपने वो महाभारत में कर्ण और परशुराम जी का प्रसंग सुना है? तो गुरु परशुराम ने कहा कि मैं किसी भी क्षत्रिय को नहीं सिखाऊंगा, केवल ब्राह्मणों को सिखाऊंगा। और कर्ण जो क्षत्रिय थे, उन्होंने जाकर कहा मैं ब्राह्मण हूं। और ये कहानी कब पता चलती है गुरुदेव को? जब एक बिच्छू काट रहा है कर्ण को,
और उसका खून निकल रहा है, गुरुदेव उसके लैप में गोद में सो रहे हैं और कर्ण हिलता भी नहीं है। आपको लगता है दिमाग से चल रहा था, दिल से चल रहा था कि गुरुजी सो रहे हैं, अभी इनकी नींद खराब ना हो। दिमाग तो युक्ति बताता है बच्चों, दिमाग तो युक्ति बताता है। दिमाग का काम है ट्रिक बनाना। क्या आपको लगा मैंने कोई ट्रिक बनाई थी? क्या आपको लगा मैंने ट्रिक बनाई थी? मैंने ट्रिक नहीं बनाई थी। कल जो काम हुआ वो आपके दिल से बस एक चीज निकालना था, डर। इतनी सारी चीजें, कितने छात्रों ने लिखा, कितने छात्रों ने लिखा कि सर उम्मीद नहीं थी कि वो आ जाएंगे नंबर। दिमाग की बात करना चाहते हो? दिमाग तो बच्चों इस पे आएगा, दिमाग तो इस पर आएगा। ये मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा, मुख्य परीक्षा 2022, 2021, 2020, 2019 में भारत संबंधी आया, 18, 17, 16, 15, 14, हर वर्ष जो क्षेत्र पढ़ा रहा हूं उससे क्वेश्चन आता है। और मुख्य परीक्षा की बात कर रहा हूं, ग्रुप डी वाले जो घूम रहे हैं ना इधर उधर, इससे ग्रुप डी पास होता है। मुझे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आपको चीजें याद है कि नहीं याद है। प्रश्न क्या आया 2022 में? आया प्राथमिक शैलों की विशेषताएं एवं प्रकारों का वर्णन करिए। ये कहां पर है बच्चों? ये दिमाग का प्रश्न है, ये दिमाग का प्रश्न है, क्योंकि दिमाग लगाना होगा। प्राथमिक शैल, सर ये तो हमने बात ही नहीं की। पहली बात, ये भौतिक भूगोल में आता है। दूसरी बात, कल जब आपको शील्ड बताई गई थी, शील्ड क्या है? वो प्राथमिक शैल है, इग्नियस रॉक। उनकी विशेषताएं और प्रकार, जब आपकी उसमें रुचि ही नहीं होगी, सोच के देखिएगा, जब आपकी रुचि ही नहीं होगी। सर गुरु परशुराम नहीं थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, करतार सिंह। करतार सिंह थोड़ी कहानी पढ़ लेना यार फिर से, कोई बात नहीं। गुरु द्रोणाचार्य ने तो मना कर दिया था कर्ण को कि कर्ण मैं नहीं पढ़ाता हूं, फिर वो गए परशुराम के पास। कोई बात नहीं करतार सिंह, ये सब कहानियां बहुत सारी सीख दे जाती। प्राथमिक शैलों की बात कब करूंगा? जब मेरे छात्रों की रुचि तो होगी। जब डर नहीं निकलेगा ज्योग्राफी का तो आगे बढ़ेंगे कैसे? होगा कि नहीं? रबर उत्पादक देशों के वितरण का वर्णन करने हेतु करते हुए उनके सामने आने वाली प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों का उल्लेख करिए। दुनिया की अगर जलवायु नहीं पता होगी मुझे, दुनिया की वनस्पति के नियम नहीं पता होंगे बच्चों, तो पहले दिन ये करवा दूंगा क्या? ये जो बच्चे बैठे हुए, आपको लगता है कि कल जो आपने याद किए वो मेरा उद्देश्य था, वो मेरा लक्ष्य था? नहीं था। मेरा लक्ष्य ये था, लेकिन यहाँ पे आऊंगा कैसे? तब ना आऊंगा ना। कोई बोला क्लास करने से थोड़ी पास होते हैं, तो टाइम टेबल दे दीजिए। ये यूपीएससी मुख्य परीक्षा हर साल का लेकर आया, 22 का भी, 21 का भी। ये बताइए कि खनिज तेल का असमान वितरण क्यों हो रहा है? इसका उत्तर वही है, क्योंकि शील्ड का भी तो असमान वितरण है, शील्ड का भी तो असमान वितरण है। यही तो दुनिया की समस्या है कि भाई चीजों का असमान वितरण है। सवाल ये आता है कि सर ये वितरण असमान क्यों है? सवाल ये आता है, तो बच्चों ये तो राइट ब्रेन का काम है। आप एक बात बताइए बच्चों, सोच के देखिए कि हमारी पृथ्वी, हमारी माता, अगर हम पृथ्वी को अपनी माता मान ले, तो इसकी उत्पत्ति 4.6 करोड़ वर्ष पहले हुई और ये एक जीव की तरह से अपना जीवन यापन कर रही है। पृथ्वी अपना जीवन यापन कर रही है। अगर हम पृथ्वी को एक जीव मान ले, उदाहरण स्वरूप लेट अस कंसिडर अर्थ एज एन ऑर्गेनिज्म, अर्थ एज एन ऑर्गेनिज्म। 4.5 करोड़, 4.5 बिलियन, सॉरी मैंने करोड़ कह दिया, बिलियन ईयर्स, 4.5 बिलियन ईयर्स जो पृथ्वी की आयु है, उसमें क्या पृथ्वी में सतह में बदलाव आए होंगे? क्या पृथ्वी की त्वचा बदली होगी? या पृथ्वी के अंदर आंतरिक बदलाव आए होंगे? आए होंगे कि नहीं आए होंगे? 100% आए होंगे, 100% आए होंगे। और उनमें आज एक ऐसा समय है कि यहां पर एक शील्ड है, कल को ये टूट के कहीं और भी जा सकती है। कौन सा सिद्धांत सिखाया? मैंने आपको सिखाया किस तरह से इस पृथ्वी पर महाद्वीप बनते हैं। वो छोटे छोटे प्रोटो कॉन्टिनेंट, लघु महाद्वीप बनाए आपके लिए। वो सारी चीजें यहाँ पर कि विश्व में खनिज का तेल असमान क्यों है? क्योंकि वो प्रक्रियाएं सारी एक ही जगह पर नहीं हुई, अलग अलग जगहों पर हुई हैं। ये भूगर्भिक काल में धीरे धीरे होती है। कल मैंने आपको वो मजाकिया लहजे में बताया कि भाई पानी और लोहा जहर है। वो सब किस लिए थी? आपका डर निकलना है, आपका डर निकलना है। तो बच्चों मैं निश्चित रूप से जो आपके साथ मैंने कल कराया वो एक ही कारण था कि आप अपने डर को,
अब आप सोचिए, आप ही ने ऑस्ट्रेलिया देखा, 2 मिनट में ऑस्ट्रेलिया देखा, आपके दिमाग में छवि छप गई, यार ये तरीका है हमारे पास, दिक्कत क्या रह गई? दिक्कत क्या रह गई उसके बाद? तो ना दिल ना दिमाग। सबसे बड़ी बात, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, और ये लक्ष्य पहले मेरा दिल जीतेगा, उसके बाद मेरा दिल मेरे दिमाग को उस दिशा में प्रेरित करेगा, तब जाके काम होगा। मुझे तो लगता है इसमें कि खान सर ने एक तरह का एक आंदोलन लेकर आए हैं कि शिक्षा में एक रुचि पैदा हुई, बहुत से लोगों को शिक्षा में एक रुचि पैदा हुई कि ये शिक्षा मेरे लिए वाहन बन सकता है, तो क्यों नहीं मैं आगे जाऊं। तो जितने भी लोग दिमाग दिमाग क्या देता है? घमंड देता है। दिमाग देता है घमंड। मैं कह रहा हूं 2 घंटे तक 3 साल के बच्चे को लेकर हम बैठ कर एक ही जगह पर पढ़ते रहते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है, और आप लोगों ने मुझ पर बहुत बड़ा विश्वास दिखाया कि सर हम आज पूरा का पूरा मैजिक करके जाएंगे। ये बड़ी बात है भाई, बड़ी बात। सभी लोग सोचिए, प्रश्न ये आएंगे, इनकी तैयारी मुझे करवानी है। प्राथमिक शैल क्या होते हैं? भौतिक भूगोल में कराऊंगा। रबड़ का वितरण अभी इकोनॉमिक चल रहा है ना, अभी संसाधन चल रहे हैं बच्चों। खनिज तेल, अभी खनिज धातु हो गए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कच्चे माल के स्रोत से दूर लौह इस्पात उद्योगों का वर्तमान स्थिति का उदाहरण बताइए। लौह पे बात चल रही, देखिए ये आया है 2014 का प्रश्न। दुनिया के लौह इस्पात उद्योग के स्थानिक पैटर्न में बदलाव के कारण बताइए। तो जो लोहे का जो हमने कल मानचित्र बनाया, उद्योग का मानचित्र उससे थोड़ा भिन्न है। क्यों है ये बताना है। आर्कटिक सागर में तेल की खोज में के आर्थिक महत्व और इससे संभावित पर्यावरणीय समस्याएं बताइए। अब सोचिए, पर्यावरण का भी तो मेरे पास आता ही आता है, ओवरलैप आता है, तो उसका पर्यावरणीय पहलू भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा। बट छात्र के पास ये समझ तो आनी चाहिए, ये समझ तो आनी चाहिए भाई, ये दुनिया है और यहाँ पे संसाधन है। अब आप सोचिए ना, मेरे पास कच्चा माल नहीं है आपके उत्तर करवाने के लिए, पहले दिन आके कैसे इंप्रेस कर दूं। और कोई जनाब लिख रहे हैं कि सर थोड़ा टाइम टेबल होगा, तो क्लास करने से थोड़ी ना कुछ होगा। हमें तो समझ में नहीं आया भाई, हमको मजा आ गया कि हमको भूगोल समझ में आ गया। भूगोल का तो आगा पीछा हम बराबर कर देंगे। भूमि और जल संसाधन के प्रभावी प्रबंधन से मानवीय दुखों में भारी कमी आएगी। अभी आप सोच सकते हैं, राइट ब्रेन। यूं समझिए, यूपीएससी क्या पूछेगा? यूपीएससी पूछेगा राइट ब्रेन चीजें, लेकिन शिक्षक को लेफ्ट ब्रेन भी तो करानी होगी, और उसमें कोई कुदक के मेंढक आएगा, ए तो ग्रुप डी वाला करा रहे हैं, वो भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है कि मेरा लक्ष्य ये है, और एक छोटे छोटे बच्चों जैसे कदम उठा रहे हैं, और बूंद बूंद से सागर भरता जा रहा है। इन प्रश्नों पे आने के लिए मुझे चाहिए कि मेरे छात्र वो भाषा ले लें, वो सब्र अपने अंदर ले आए, धैर्य अपने अंदर ले आए, और जितने भी ज्योग्राफी के औजार हैं, हथियार हैं, जो भी ज्योग्राफी की अप्रोच है वो आपके पास होनी चाहिए, तब जाकर इनमें सिर मारेंगे। टेंशन क्या है? ठीक है। तो ये हुई पहली बात जो हमने कल किया था। कल जो किया था ये उस पर बात हुई। फिर से कहना चाहता हूं, ये वो कौन सी फिल्म है, वो 3 इडियट्स। 3 इडियट्स में अगर आपको याद हो, प्रिंसिपल साहब का नाम क्या था? प्रिंसिपल साहब का नाम क्या था? क्या नाम था उनका? वीरू सहस्त्र बुद्धि, ऐसे था ना कुछ, वीरू सहस्त्र बुद्धि। रांचो। आपको पता है रांचो से बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं था। और सहस्त्र बुद्धि साहब भी थे। सहस्त्र बुद्धि के साथ बहुत कुछ आता भाई उन्हें। वायरस, हाँ जी वायरस, आपको याद आया कुछ। दाहिने से भी लिखते थे, बाएं से भी लिखते थे, नियम और कानून से चलते थे। तो सोचिएगा, सोचिएगा क्या चीज चाहिए? दिल चाहिए, और दिल ड्राइव करेगा दिमाग को, और दिल से डर निकाल दीजिए। भूगोल का डर अगर आपके सामने है तो बहुत सी चीजें रुक जाएंगी। डर निकाल दीजिए, आगे बढ़ जाते हैं। तो सभी लोग तैयार हैं? जितनी भी जानकारी होगी सब कुछ कर लेंगे, कोई दिक्कत? आज कितने नंबर आएंगे? आज 20/20 आएंगे। कल मैंने थोड़ी सी रियायत दे दी थी, 18 दे दी थी, आज 20 आएंगे। सभी चीजों में 20 आएंगे। ठीक है। तो हमने क्या किया था?
हमने किया था लॉ एस्क। लॉ एस्क ये कहां पर पाए जाते हैं बच्चों, ये कहां पर पाए जाते हैं? ये शील्ड में पाए जाते हैं। शील्ड क्या होती है? शील्ड आग्नेय पर्वत होते हैं। आग्नेय पर्वत होते। आग्नेय पर्वत को अंग्रेजी में इग्नियस रॉक कहते हैं। इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक कैसे बनते हैं? इग्नियस रॉक बनते हैं लावा के ठंडे हो जाने से। लावा जब ठंडा होता है उसके बाद जब वो ठोस हो जाता है तो उससे बनते हैं सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। ठीक है, ये कहां से आए? ये चट्टाने पृथ्वी के गर्भ में पिघली हुई चट्टाने उससे हैं और इनको प्राथमिक शैल कहा जाता है। लिखते रहिए लिखते रहिए, ये जॉटिंग है। इनको प्राथमिक शैल कहा जाता है, अंग्रेजी वालों के लिए प्राइमरी रॉक्स। प्राइमरी क्यों कहा गया इन्हें प्राइमरी क्यों कहा गया? क्योंकि पृथ्वी पर चट्टाने बनती हैं, टूटती हैं, बनती हैं, टूटती हैं और रूपांतरित होती हैं। पृथ्वी पर चट्टाने बनती हैं, टूटती हैं, रूपांतरित होती हैं। उदाहरण देना चाहूंगा, आपके सिर पर बाल आते हैं, उगते हैं, टूटते हैं, फिर आते हैं, फिर उगते हैं, फिर टूटते हैं। होता है कि नहीं होता? ऐसे पृथ्वी पर चट्टाने आती हैं, बनती हैं और फिर वो टूट जाती हैं, फिर वो टूट जाती हैं। और इस प्रक्रिया में जो पहली चट्टान होती है वो प्रारंभिक कहलाएगी, उसे इग्नियस कहा जाता है। इग्नियस या प्रारंभिक चट्टान। ये कहां से बनी? लावा के ठोस होने से बनी। फिर क्या हुआ? इनका अपर्दन हुआ। अपर्दन हुआ, अपर्दन मतलब बच्चों इरोजन हो गया। इरोजन हो गया, ये टूट गई। टूटने के बाद क्या हुआ? इनकी जो टूटे हुए कण हैं उन्होंने चट्टाने बना ली। उन्हें क्या कहा गया? अवसादी चट्टान। अवसादी मतलब सेडिमेंट्री। सेडिमेंट क्या होते हैं? उसके छोटे छोटे कण। ये कहां से आया था? ये ज्वालामुखी से आया था। ये ज्वालामुखी जनित था, टूट गए, टूट गए। तो ये बना अवसादी, ये बना इग्नियस। लेकिन पहला कौन है क्रम में? पहला कौन आता है? फर्स्ट कौन आता है? ये क्या है? प्रारंभिक चट्टाने। प्रारंभिक चट्टाने मैग्मा के ठोस होने से बनी। उसके बाद क्या होता है? इन दोनों चट्टानों को कभी कभी ये दोनों चट्टाने पृथ्वी की गहराई में दब जाती हैं और इन पर बहुत अधिक तापमान और दाब की दशाएं आती हैं। अंग्रेजी में दे आर एक्सपोज टू वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, उससे क्या होता है? ये दोनों के दोनों जो हैं बदल जाते हैं और उसका नाम होता है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनते हैं? और इसको हिंदी में कहते हैं रूपांतरित शैल। सभी लोगों ने, ये बहुत बेसिक है, इसका नाम सुना होगा। इस प्रक्रिया को, पूरी की पूरी प्रक्रिया को चट्टान या शैल चक्र कहते हैं, रॉक साइकिल। तो पृथ्वी, अगर मैं मान लूं कि पृथ्वी एक जीवित सी दशा में है, तो उसकी सतह पर चट्टाने हैं, चट्टाने बनती हैं, बिगड़ती हैं, टूटती हैं। तो पहली क्या होती है? इग्नियस होती है। फिर उसका अपर्दन होता है, उसके कण जो है फिर एक अवसादी बनाते हैं और फिर इधर आ जाता है। ठीक है, सभी मेरे साथ इसमें? सभी मेरे साथ? ये हुआ रॉक साइकिल। अब हमारे पास प्रश्न आ गया था। ये प्रश्न आ गया था हमारे पास, क्या आ गया था? ये प्राथमिक शैल जो हैं इनकी विशेषताएं और प्रकार बताइए। अब ये भौतिक भूगोल में बताए जाते हैं और अगर आपको मुख्य परीक्षा में नंबर लेने हैं तो आपको इसके साथ मानचित्र भी बनाना पड़ेगा कि ये प्राथमिक शैल, कौन सा प्राथमिक शैल कहां पर है। जैसे बसाल्ट की मैं बात करूंगा तो मैं भारत का दक्कन पठार बना दूंगा। बसाल्ट की बात करूंगा तो भारत का दक्कन पठार बना दूंगा, वरना आइसलैंड भी बना दूंगा। याद है आइसलैंड पे मैंने आपको दिखाया था ज्वालामुखी, वो वहां पर बन जाएंगे, बहुत आसानी से बन जाएंगे। न्यूजीलैंड का भी मैं उदाहरण इसी में देने वाला हूं, प्राथमिक शैलों। तो ये विश्व भूगोल को मैं कैसे जोड़ूंगा, ये तब बात आएगी। अब इनके प्रकार की बात करते हैं। तो प्रकार में ये जो है, ये तो
मैग्मा से बने, मैग्मा से बने। लेकिन उसमें क्या होता है, ये जो मैग्मा वाले हैं, मैग्मा वाले हैं, ये अगर पृथ्वी की सतह है, ये अगर पृथ्वी की सतह है, तो अंदर से मैग्मा आ रहा है, अंदर से मैग्मा, पिघली चट्टानें ऊपर आ रही, कुछ ऐसे फंस गई, यहां पे बन गए, और कुछ केस में वो बाहर आ जाती। तो कुछ चीजें, कुछ चट्टानें अंतर्भेदी कहलाती हैं, इंट्रूसिव या अंतर्भेदी। और जो बाहर निकल आती हैं वो क्या होती हैं, बहिर्भेदी यानी एक्सट्रूसिव। ये बहुत ही सिंपल चीजें हमें बतानी थी इस उत्तर में, लेकिन किसका प्रश्न है, ये भौतिक भूगोल का प्रश्न है, भौतिक भूगोल का प्रश्न है। लेकिन क्योंकि उसने हमसे विशेषताएं पूछी है, तो विशेषता में मैं क्या लिखूंगा, ये धात्विक खनिजों में बहुत ज्यादा रिच होते हैं। होते हैं या नहीं होते हैं बच्चे? क्या मैं इसी उसमें शील्ड की भी बात करूंगा कि कोई भी महाद्वीप किससे बनता है, शील्ड से बनता है और प्लेटफॉर्म से बनता है। कुछ छात्रों ने मुझसे बड़े अजीब से प्रश्न पूछे जो मेरे पास चैट में मेरे पास आए। किसी ने कहा इसका मतलब जो भी क्षेत्र ऊंचा है उसमें मेटल मिलेंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऊंचा तो पर्वत है ना, पर्वत तो किसी भी चीज का हो सकता है। ये पर्वत तो बच्चों जो है अवसादी भी हो सकता है ना, सेडिमेंट से बना हो, बन सकता है कि नहीं? दिल्ली में तो कचरे के भी पहाड़ हैं, कचरे से भी बन सकता है। हमें क्या चाहिए, जिसमें इग्नियस रॉक होंगे वो, उसे शील्ड कहते हैं। फिर किसी ने कहा सर यहां पर एक है शील्ड, दूसरी कैसे हो गई? तो भाई जैसे मेरे शरीर में बहुत जगह पर हड्डियां हैं, उसी तरह से एक महाद्वीप को एक ही शील्ड और एक ही प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। हो सकता है कि उसके पास कई सारे शील्ड हो और कई सारे प्लेटफॉर्म हो। सर ये कैसे हुआ? उसके जीवन काल में हुआ। जीवन काल में बहुत सी भूगर्भिक एक्टिविटीज होती रहती हैं, जियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती रहती हैं, वो बदल देंगी भाई। किसी ने कहा सर अफ्रीका में क्यों नहीं है? अफ्रीका तो इतना बड़ा महाद्वीप है, अफ्रीका में आपने कहा शील्ड नहीं है। तो उत्तर यह है कि अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जो भूगर्भिक रूप से बड़ा स्थिर रहा, बहुत स्थिर रहा, तो उसमें ज्यादा हेर फेर नहीं हुआ। जब हेर फेर नहीं हुआ तो बहुत सी शील्ड उसमें आकर जुड़ी नहीं। लेकिन फिर भी मैंने आपसे कहा था कि अफ्रीका में भी एक शील्ड है, और वो अलोह शील्ड है, जिसको मैंने कटांगा बताया था। याद है या नहीं याद है? ये मेरा प्रश्न है। तो कर्नाटक में कोलार और हट्टी में गोल्ड पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, तो इसमें क्या दिक्कत है? अच्छी बात है। अगर सोना पाया जाता है तो कर्नाटक में शील्ड होगी, बिल्कुल होगी। कोलार में, हुट्टी बेल्लारी में शील्ड होगी। अगर हमें राजस्थान में हमने कहा तांबा पाया जाता है, शील्ड है। जहां पर भी मेटल होगा वहां शील्ड होगी, तो घबराना नहीं। सर एक से ज्यादा कैसे हो गई? अरे भाई है, मेरे शरीर में कई हड्डियां हैं, है वैसा है। समझ में आया? ठीक है। तो ये बच्चों, अब इन सारी चीजों का कोई क्रम होगा, कोई लय होगी, क्रम होगा, लय होगी। अब कई सिद्धांत भी आपको कराता हूं, और विश्व में भी घुमा कर ले आया हूं। और विश्व में ऐसे ही नहीं घुमाया, उसमें भी हमने सिद्धांत देखे, सब चीजों को जोड़ा है। अब जब वास्तविक प्रश्न आएंगे, चाहे प्रीलिम्स का स्टेटमेंट हो, चाहे मुख्य परीक्षा का ऐसा हो, तब जाकर आपकी सोच, आपकी बुद्धि चल सकती है। अन्यथा क्या होगा, अगर मैं पहली क्लास में ये करने लगूं तो बच्चों मैं तो शो ऑफ करके चला जाऊंगा, मैं तो शो ऑफ करके चला जाऊंगा। आप कहेंगे अरे सर को तो बहुत सही समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे तो नहीं आता है। तो शिक्षक को आना चाहिए, आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए। तो आपके आने के लिए कच्चा माल देने का तो अवसर दीजिए। तो कच्चा माल दे रहा हूं, बेकार में इसमें जो है ये वाला प्रीलिम्स में नहीं आएगा, ये मेंस में नहीं आएगा, ये दिक्कत है। तो 36 की क्लास थी क्या? ये क्या हो गया? नहीं नहीं, जो चल रहा है वो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर हमने क्लास की बात की है। क्लास में हम जो हमने कल देखा, कल हमने एक ऐसी क्लास की जिसमें हमारा डर निकला है किससे? जानकारी से। क्या जो मैंने आपको जानकारी दी उसके परे कोई स्थल नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, कम से कम न्यूनतम इतना आना चाहिए। तो कितने लोगों ने रिवाइज किया था? कितने लोगों ने? मुझे ये भी समझ में आता है, कुछ बच्चों ने ऐसा भी शायद कमेंट लिखा है जो मेरे तक जानकारी आई है कि सर क्लास में शायद मेरे 16 रह गए थे, मैंने दोबारा देखकर सर 20 ही आए हैं। तो कितने लोगों ने किया है?
बहुत अच्छी बात है। और विश्वास रखिए जितने भी लोगों ने किया है सब रुकने वाला है, ये उड़ेगा नहीं, ये उड़ेगा नहीं, अब तो सब दिख रहा है हमें। ठीक है, चलिए। तो इस पर थोड़ी देर में आएंगे, आज शायद पेट्रोलियम की भी कोशिश करेंगे, और मेरे दिमाग में बहुत क्लियर है कि मुझे इन्हीं प्रश्नों पे आना है, लेकिन मुझे प्रश्नों पे आने पर ये समझ लीजिए, एक छोटा बच्चा जब वो बड़ा हो रहा होता है तो उसके माँ बाप सीधा उसे गणित के बड़े सवाल नहीं देते, पहले छोटे सवाल देते ना। इतना विश्वास रखो। हाँ, यहाँ पे बहुत ऐसे गणितज्ञ भी बैठे होंगे जो कई गणित के एग्जाम में फेल होकर आए हैं, आज यहाँ पे गणित का एकदम उन्हें लास्ट चैप्टर करना है। तो धैर्य रखें बच्चों, धैर्य रखें, वो भी आ जाएगा। ठीक है। और देखिए, मैं कॉलेज में गया और मैं केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन कर रहा था। देश के सर्वश्रेष्ठ कॉलेजेस में से एक मेरा कॉलेज हुआ करता था, और उसमें एडमिशन लेने के लिए आपके नंबर बहुत अच्छे आने चाहिए, तो मेरे नंबर भी बहुत अच्छे थे। मैं पढ़ने में भी बहुत तेज था। जो लोग कहते हैं सर सीबीएसई वाले हैं, तो भाई सीबीएसई में हम बहुत तेज थे। जैसे ही वहां पहुंचे केमिस्ट्री में, तो सहस्त्र बुद्धि टाइप के शिक्षक, बहुत खतरनाक शिक्षक, भाई ये जानते हैं वो जानते हैं, हमने ये किया है वो किया है, और अगर तुम नहीं करोगे तो नालायक हो, ये वो। हमने कहा पढ़ने में हम सब ठीक है, हमको तो केमिस्ट्री समझ ही नहीं आता, हम करें क्या। बहुत दुख में बैठे थे, बहुत दुख में बैठे थे। हॉस्टल में हम और हमारे मित्र, उनका बहुत पढ़ाई में ऐसी रुचि थी नहीं, बट परीक्षा आने वाली, दोनों पढ़ने बैठे, बोले यार साथ में पढ़ लो, थोड़ा हौसला आ जाएगा। हमने पढ़ना शुरू किया, हम कुर्सी पे थे, वो बेचारा नीचे लेट कर साष्टांग जो है पढ़ रहा था। 10 मिनट बाद हमको नींद के झोंके आने लगे। हमने कहा ये क्या भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में जो लोग गए होंगे, सदमा लगा होगा केमिस्ट्री में। लेकिन हमारा मित्र एकाग्र होकर पढ़ रहा था। हमने कहा यार इसको बहुत समझ आ रहा है, ये ज्यादा पास हो जाएगा, और हम तो टॉपर हैं, हमारे तो बहुत नंबर है, हम और पढ़ेंगे। हमने भाई 10 के 20 मिनट लगा लिए। हमने कहा कम से कम 10 पन्ने तो पढ़ दो इस किताब के। 6 पन्ने हुए थे, किडनी गुर्दा दिमाग सब तारें बाहर आ गई भाई, और हिम्मत नहीं हो रही थी। हमने कहा देखो यार ये तो फिर भी पढ़ रहा है, इसका हौसला देखो। फिर हमने कहा देखो दिमाग तो जवाब दे चुका है, अब दिल की सुन लो, हमसे नहीं हो रहा है। हम खड़े हुए, हमने मित्र को कहा कि शाबाशी दे भाई, तुम इतनी देर से पढ़ रहे हो। आगे जाके देखा वो पहले ही पन्ने पे था, वैसे रख के सो चुका था, वो पहले ही पन्ने पे सो चुका था वो। ये हमारा केमिस्ट्री से बहुत मुश्किल रिश्ता चल रहा था। फिर हमारे पास एक शिक्षक आए, उन्होंने, जब भी जाते हैं बड़े बड़े शिक्षक, हमने इतने वर्षों से पढ़ा है, देखो केमिस्ट्री टेक्निकल है, फलाना है, ये वो सब बता दिए यार, समझ आने दिए। तो शिक्षक आए और एकदम बोले क्लास में घुसते ही, ए भाई इतना सन्नाटा क्यों है। हम सब दुखी। हमने कहा और क्या सोच रहे हो केमिस्ट्री क्लास में। बोले इतने दुखी रहते हो तुम। हमने कहा आप भी पढ़ाइए, आप भी नोट्स लीजिए, थोड़ा मांस हमारा हम भी चला लेंगे शिक्षा में। आखिर में नंबर लाने हैं, हम ले आएंगे किसी तरह, हमारे पास नोट्स लिखे हुए हैं रंग बिरंगे। बोले छोड़िए, आज केमिस्ट्री को क्लास के अंदर से नहीं, क्लास के बाहर से पढ़ाते हैं। हमने कहा आप भी आजमा लीजिए। तो वो पता नहीं क्यों भूगोल पढ़ाने लगे। वो बोले कि देखे दुनिया में ये देश ये आगे बढ़ गया, ये पीछे हो गया, सब कुछ। हमने कहा केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा जब तक, तब तक जी रहे हैं, अच्छी बात है। भूगोल से फिर वो न जाने कब आर्थिक भूगोल आ गए। आर्थिक भूगोल के बाद केमिस्ट्री का टीचर, पता नहीं क्यों फिर वो आगे बढ़े, तो फिर वो उद्योग पे आ गए। उद्योग पे आ गए, उन्होंने कहा देखो इस देश का इतना बड़ा नाम है, ये है, ये देश। हमें बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने कहा देखो भारत यहाँ पर पिछड़ रहा है। हमने कहा हाँ पिछड़ रहा है। तो फिर उन्होंने अपने जो भी वक्तव्य था खत्म कर दिया। तो हमने उनसे पूछा कि गुरुजी वो तो ठीक है, रसायन कब पढ़ाओगे। बोला तुम तो पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो, तुम तो सब दुखी हो केमिस्ट्री से। हमने कहा सर और क्या बताएं। बोले इस कहानी में तुमको पता है, ये जो उद्योग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसका अगर 100 ग्राम तुम ये रसायन उत्पादित कर दो, इसकी मार्केट वैल्यू 10 करोड़ रुपए है बच्चों। देश भी अगले स्तर पे जाएगा। और तुम सोच रहे हो कि तुम्हें एक डिग्री लेनी है, बस इतना सा कि ये 100 ग्राम पैदा कर दीजिए। आपको पता है एक टन चट्टानों को तोड़ के उससे 300 ग्राम सोना निकलता है। बुद्धि कहेगी भाई तोड़ने की जरूरत नहीं, इसमें कुछ नहीं निकला, लेकिन दिल कहेगा भाई सोना निकालना ही निकालना। मैं आपको ये भी बता दूं, विश्व में जो जो संसाधन की समझ रखते हैं, उनका ये मानना है कि पृथ्वी के जितने भी सोने के भंडार हैं, 80% का दोहन हो चुका है। अब केवल 20% बचे हैं, कुछ 50,000 टन। उनको निकालना भी मुश्किल है। उस पर दुनिया सोच रही है कि क्या किया जाए, कि हमारे पास सोना नहीं है तो आगे कैसे बढ़े। ये प्रश्न यूपीएससी पूछता है। तो जब उस रसायन के शिक्षक ने हमें भूगोल से रसायन पढ़ाया,
हमने कहा यार ये तो सही कह रहा है, हम क्यों उन सहस्त्र बुद्धि सर से जो है फंसे हुए थे, लेफ्ट पढ़ा रहा है राइट पढ़ा रहा है इतने वर्षों से, ये रिजल्ट ला रहा है वो रिजल्ट ला रहा है, ना लाओ। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे सर, विभाग के अध्यक्ष थे सर। हमने कहा रसायन में तो रस तो पहली बार आया, सोचिएगा। ये सारे उत्तर वही लिख पाएगा जिसके पास रस होगा। आप बताइए तो सही, सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं? आप ईमानदारी से बताइए, भूमि और जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन से मानवीय दुखों का अंत होगा, क्या आप मानते हैं कि नहीं मानते? क्या मैं इतना इतना घमंड कर सकता हूं कि ये उत्तर सिर्फ मैं ही लिखवाऊंगा तब आप लिख कर आओगे? उस दिन अगर आपने ऐश्वर्य वर्मा और अंजलि का इंटरव्यू सुना होगा यूट्यूब पर, तो आप जानते हैं वो लोग क्या करते थे। वो प्रश्न देखते थे, उसमें आंख गाड़ते थे, प्रश्न की मांग को समझते थे और वहीं पर सादा हक ऐथे रख करके आते हैं। मजाक नहीं करते कि मास्टर जी ने, सचिन सर ने बताया है तो वो छाप कर आएंगे। नहीं नहीं नहीं, डर निकाल दीजिए, डर निकाल दीजिए। दिल से पढ़िए, दिमाग और मैं सब साथ में आ जाएगा, ठीक है? तैयार हैं आज का चैलेंज लेने के लिए? आज के चैलेंज में नए धातु पर आते हैं। लोहा खत्म और आपको शील्ड भी पता है। अब हम बॉक्साइट पे आ रहे हैं बच्चों। बॉक्साइट, बॉक्साइट को एल्यूमिनियम की खदान कहा जाता है। एल्यूमिनियम, 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 बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट का अगर आपको याद हो, ऑस्ट्रेलिया में कहां पे बॉक्साइट, जल्दी बताओ बच्चों, एल्यूमिनियम कहां पे ऑस्ट्रेलिया में? सर क्लास 6:30 बजे था, फिर 6 PM का हो गया, छूट गया क्लास, इसीलिए बच्चे 6:30 तक वेट किया मैंने। चिंता मत करो, आज की क्लास मुझे पता है कि सूचना में कुछ गड़बड़ हुई थी। शिक्षक आपका जानता है भाई, आपको कहां से छोड़ दूंगा बच्चों, आपका कैसे छोड़ दूंगा। कुछ एक बहुत अहम संदेश मुझे देना था, वो मैंने दिया है। अगर आप वो संदेश लेना चाहें तो वो पहला आधा घंटा देख लीजिएगा। सर आर्नहेम लैंड में था, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों आपको याद है वीपा? वीपा जो है बॉक्साइट की सबसे बड़ी खुली खदान है, खुली खदान। अब ये खुली खदान क्या होता है? खुली खदान क्या होता है? तो बच्चों फिर से बताना चाह रहा हूँ, फिर से बताना चाह रहा हूँ, यूपीएससी और इवन यूपीपीसीएस ने सवाल पूछा है खनन के ऊपर। अब खनन कौन सा शिक्षक पढ़ाएगा? खनन कौन सा शिक्षक पढ़ाएगा? मैं ही पढ़ाऊंगा भाई। तो आप सभी को बताना चाहता हूं कि खनन कैसे होता है। खनन का उद्योग, खनन का उद्योग, खनन जिसको हम माइनिंग भी कहते हैं, इस उद्योग को एक बहुत ही खतरनाक नाम दिया गया है, रॉबर इंडस्ट्री। रॉबर इंडस्ट्री, खुली खदान के संदर्भ में बता रहा हूं बच्चों। रॉबर इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है? रॉबर इंडस्ट्री का मतलब चोर उद्योग। सर इसे चोर क्यों कहा गया? इसे चोर इसलिए कहा गया क्योंकि यहां पर हम पृथ्वी ग्रह की, पृथ्वी के संसाधनों की चोरी कर रहे हैं। ये क्या बात है सर, हम तो पृथ्वी पर ही पैदा हुए हैं, हमारा पूरा हक है उन संसाधनों पे। निश्चित रूप से बच्चों हक है, हमारा भी हक है, अन्य प्रजातियों का भी हक है। हमारा भी हक है, अन्य प्रजातियों का भी हक है। और एक और बड़ी बात, ये सारे संसाधन सीमित हैं और सभी का चक्रण होने वाला है, सभी का चक्रण होने वाला है। तो यदि हम ही इसको नोच लेंगे, अगर हम ही इसे नोच लेंगे तो इसको रॉबर इंडस्ट्री कहा जाता है। सभी लोग मेरे साथ। अब लॉ एस, ठीक है, तांबा भी लिख सकते हैं या बॉक्साइट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। बॉक्साइट, झारखंड उड़ीसा के पर्णपाती वन, झारखंड और उड़ीसा में बहुत सुंदर वन, वन्य जीव वन्य जंतु सब यहाँ पर रहते हैं। वन्य जीव वन्य जंतु, और यहीं पर हमारे जनजातीय लोग भी रहते हैं। कहां पर? भारत के झारखंड राज्य में, उड़ीसा राज्य में, जहां पे लौह अयस्क भी है, शील्ड है,
और ओडिशा तो बहुत ज्यादा उत्पादन करता है एल्यूमिनियम का, बॉक्साइट का, खूब सारे। अब इन्हें निकालना है, तो बताइए क्या करना होगा? इन्हें निकालना है तो क्या करना होगा? सोनू सिंह कह रहे हैं कोई टीचर आंसर राइटिंग क्यों नहीं सिखा रहा है। सोनू सिंह थोड़ा सा बुद्धि पे जोर दीजिए, बुद्धि पे जोर दीजिए। उत्तर लिखने के लिए कोई तो जानकारी होनी चाहिए सोनू सिंह, है ना? तो इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, है ना? सोनू सिंह, आपके प्रश्न से हमें पता चल जाता है कि सोनू सिंह के पास अभी जो क्लास में जो बात हुई वो सोनू सिंह ने सुनी ही नहीं है। तो सोनू सिंह अगली बार सोच के लिखिएगा। हाँ जी, तो पहले क्या करना होगा? पेड़ों की कटाई। सोनू सिंह ऐसा ही आता है, डिफॉरेस्टेशन। तो आप इसमें उत्तर लेखन देख ही नहीं पा रहे बच्चे। उत्तर लेखन का एक क्रम ये है कि पहले आइडियाज जनरेट करेंगे ना, इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं, ठीक है? तो पहले तो क्या होंगे? पेड़ कटेंगे, कटेंगे सर। पेड़ कटेंगे तो पेड़ तो बहुत सारा आवास है, हैबिटेट है ना। इन्वायरमेंट में हम कहते हैं रहने की जगह, हैबिटेट है। आवास नष्ट होगा तो जैव विविधता भी जाएगी कि नहीं जाएगी? ये भी जाने वाली है। जैव विविधता के साथ मैं तो कहूंगा ये जनजातीय लोग भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। सबका एक ही कारण, क्या कारण है बच्चों? एक ही कारण, विकास। विकास के लिए हम ये सब हटा देंगे, करना पड़ेगा, कर दिया। ये कीमत हमने दे दी, दे दी। हमने क्या दे दी? आप और मैं तो यहां पर क्लास ले रहे हैं, जिस पे बीती भाई वही जानता है। अब हम यहां पर हैं, अब हम यहां पर हैं, अब हमें ये निकालना है, तो क्या करें? क्या करें? यहां पर हम गड्ढा खोदना शुरू करते हैं। हमने क्या किया? गड्ढा खोदा। आपने वो केजीएफ फिल्म देखी, उसमें ट्रक चल रहे होते हैं। ये गड्ढा खोदा, इसे कहते हैं बच्चों खुली खदान। समझ में आ गया? खुली खदान। खुली खदान से जो यहाँ का एक बहुत अहम संसाधन था, मृदा, ऑयल, वो भी गया, ऑयल भी गया। ये भी कीमत है, ये भी पर्यावरण की कीमत है, ये भी पर्यावरण की कीमत है। और जब यहाँ पर खनिज खत्म हो जाएंगे तो ये गड्ढा भरना भी एक समस्या है, वो भी एक चुनौती है। समझ में है? ये क्यों बात कर रहा हूं? शायद सोनू जी ने प्रश्न पूछा था। ये भूमि का प्रबंधन, इसमें ये पॉइंट आएगा ना, खनन आएगा बच्चों 2016 के में। कोई उत्तर लेखन क्यों नहीं सिखा रहा है? सोनू भैया ये सिखा रहे हैं, काहे नहीं समझ रहा हूं? इसलिए तो नहीं लिखवा रहे हैं आंसर। आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन समझा रहे हैं? मेंस, मेंस वो भी, वो कोई बोल रहा ग्रुप डी तो नहीं करा रहे, मेंस 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 2016। और लीजिए, कहाँ गया? इधर था ना। रबड़ उत्पादक देशों के वितरण का वर्णन करिए। ये भूगोल आ गया, मैप वाला क्वेश्चन, मैप से याद करिए। और दूसरा क्या था? उनके सामने आने वाली प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों का उल्लेख कीजिए। बॉक्साइट खनन या विश्व में खनन उद्योग का वितरण बताइए और उससे जुड़े हुए पर्यावरणीय मुद्दों की समस्या बताइए। अब बच्चा मुझसे कहता है सर 200 शब्द लिखूंगा कैसे? 200 शब्द लिखूंगा कैसे? तो 200 तो लिखने नहीं, 200 तो लिखने ही नहीं। हम क्या करेंगे? हम अपने मानचित्र को 25 शब्द मान के चलेंगे। हम 2 मानचित्र बना देंगे, तो अब हमें 150 ही लिखने। और 150 में कोई 150 गिन नहीं रहा है। विचार आने चाहिए, अलग अलग विचार। तो मैं उनके आर्थिक कारणों को देखूंगा, राजनीतिक कारणों को देखूंगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि पर्यावरणीय को मुद्दा अहम है प्रश्न में, तो मैं क्या करूंगा? मैं पर्यावरण की बात करूंगा। क्या मेरा निर्वनीकरण एक पॉइंट बनेगा बच्चों? निर्वनीकरण से क्या बड़ी समस्या आ रही है विश्व में? मरुस्थलीकरण आएगी कि नहीं आएगी? और ये भी बताइए, पेड़ कटने से क्या जल चक्र पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पहला कदम उत्तर लिखने का, पहला कदम उत्तर लिखने का यही है कि आपके पास विचार आए या नहीं आए। विचार आए या नहीं आए, तो पहला तो विचार आएगा कि नहीं आएगा?
केवल यही, एकदम सेम चीज चल रही। इसे क्या कहते हैं? खुली खदान। खुली खदान, समझ में आ गया? माइनिंग, रॉबर इंडस्ट्री क्यों है? आप जो है संसाधनों का दोहन कर रहे हो। और अगर आपको चोरी करनी करनी है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको पृथ्वी पर चोरी करनी ही करनी है, तो मेरा आप सभी से ये कहना है कि अगर पृथ्वी के संसाधनों की चोरी कर रहे हो तो सही से करो, 100% करो, उसमें वेस्टेज मत करो। आप सोचिए, खनन जिसमें नुकसान ज्यादा होता है वो कितना बड़ा पाप है। आप पहले खनन करके पृथ्वी के संसाधनों को नोचने वाले हो, कम से कम 100% दक्षता तो रखो, एफिशिएंसी तो रखो, ठीक है? सर आंसर राइटिंग कोशिश करते बट इतना अच्छा नहीं लिख पाते। तो बच्चे कदम है ना, आएंगे, वो सारे आ जाएंगे। तो ये एक उदाहरण था बच्चों, ये एक उदाहरण था किस तरह से जो भी हम बात कर रहे हैं, यूपीएससी ऐसा नहीं पूछेगी कि बॉक्साइट को बॉक्साइट का वो करिए। ये एक और है, देव प्रजापति, लिख के बता दीजिए। देव सुनिए ना, कुंजी से पढ़ के आप पास हुए, आपको कुंजी के लिखे हुए आंसर चाहिए। तो देव जी वैसे तो आपने देखा नहीं होगा, ऐश्वर्य वर्मा का जो इंटरव्यू है, उसने अपना टेलीग्राम चैनल डाल रखा, उस पर टॉपर के आंसर लिखे हुए। और बताओ देव जी, देव जी लिख कर बता दीजिए। क्या बच्चों, मैंने एक उत्तर लेखन की क्लास भी ली है जिसमें लिख कर भी बताया है? तो देव जी अचानक प्रकट हुए। अगली बार मत पूछेगा देव जी, क्योंकि मैं ध्यान रखता हूं मैं क्लास में क्या पढ़ा रहा हूँ, है ना? एक बार जरा लिख के दिखा दीजिए, पेशकश हो जाए सर, फिर हम ताली बजाएंगे। पेशकश नहीं कर रहे बेटा, आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें से प्रश्न ये नहीं आएगा कि विश्व के बॉक्साइट के स्थान लिखें। प्रश्न ये आएगा बॉक्साइट के वितरण के साथ उससे संबंधित चुनौतियां, उससे संबंधित उद्योग के बारे में चर्चा करें। तो ये सारी चीजें हमें समग्रता से देखनी होंगी। तो इन सारी चीजों को पिरोने का मौका दीजिए और फालतू में ये मत करिए, ठीक है? कोई कह रहे सर टेलीग्राम चैनल, ये तो करेंगे नहीं, इनको टेलीग्राम चैनल चाहिए। तो भाई ऐसा कुछ मैं देने ही नहीं वाला हूं। मैं जो देने आया हूं वो ले लीजिए, तब तो फायदा भी है, तब तो फायदा भी है, क्योंकि ये पीडीएफ कलेक्टर बनना चाहते हैं, इनको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से कोई खास मौका मतलब है नहीं। और मैं उसमें ऐसा मैंने कहीं कमिट नहीं किया। मुझे ये जरूर था कि लोग अपने सपनों के लिए कुछ करना चाहते हैं। पीडीएफ कलेक्शन तो यार थोड़ा टेलीग्राम में जाओ सर्च मार लो, हम क्यों उसमें फंसे, ठीक है? तो ये है बच्चों, ये जरा चित्र बनाएंगे सभी लोग, सभी लोग चित्र बनाएंगे। ये पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह, इसको क्या कहते हैं? क्रस्ट। क्रस्ट को क्या कहते हैं हिंदी में? परपटी, ठीक है? एनसीईआरटी के हिसाब से अगर एनसीईआरटी को देखें तो परपटी में 8 प्रमुख तत्व हैं। 8 तत्व प्रमुख हैं। आपने सियाल सुना है? सियाल है, आयरन है, ऑक्सीजन है, 4 हो गए। कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। सर हिंदी में लिखिए यार, ये अंग्रेजी में इनके चिन्ह हैं, ये इसी पर बात हो रही है ठीक है? तो ये बहुत से लोगों को याद नहीं रहते हैं। अब इसका मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताना चाहता हूँ। पृथ्वी की सतह रेत से बनी होगी कि नहीं? रेत, रेत का फॉर्मूला होता है, रेत का फॉर्मूला होता है SiO2। और रेत में ये तो आ गया, और रेत में ऊपर ये एल्यूमिनियम और आयरन भी होते हैं। 4 हो गए, 4 हो गए सभी लोग। उसके बाद लवण की बात करें, सभी लोग बताइएगा मुझे, क्या आपने कैल्शियम की गोली खाई है? कैल्शियम लवण होता है। सोडियम जो हमारे घर में नमक होता है वो भी नमक है जो आपके खाने में डलता है। मैग्नीशियम भी लवण है और पोटेशियम भी लवण है। ये सारे लवण हैं और इन 8 चीजों से हमारी हमारी परपटी बनती है। सभी लोग मेरे साथ, सभी लोग मेरे साथ, SiO2, एल्यूमिनियम। और ये एक फेमस प्रश्न आता है, फेमस प्रश्न आता है, पृथ्वी की क्रस्ट में, पृथ्वी की परपटी में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट मेटल कौन सा है? अबंडेंट मेटल,
सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है? कोई उत्तर देगा मुझे? कोई उत्तर देना चाहेगा? पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? आराम से पता है हमें। क्रस्ट का फॉर्मूला क्या है? सियाल। सिलिका क्या होती है? रेत होती है भाई। तो कौन सा बना? लॉजिक से उत्तर आ गया एल्यूमिनियम। देखो फिर भी कोई एफ ही लिख रहा है। मतलब क्या, एक बात बताइए सभी बच्चे, बताइए मुझे, ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा। आप लोग बहुत सारे फाउंडेशन क्लास भी देखते हो, आंसर की भी आपने काफी क्लासेस की हैं। क्या आपके शिक्षकों ने सभी बच्चों को ये नहीं पता है कि सियाल, सीमा और नाइफ, ये नहीं पता? आंतरिक संरचना पता है ना? सभी बच्चों को स्कूल में पता है कि नहीं पता है? आप देखिएगा बुद्धि कहाँ फेल हो जाएगी, बुद्धि कहाँ पे फेल हो जाएगी। हमें सबको पता है, ये सबको पता है, ये स्कूलों से पता है कि ये सियाल, ये सीमा और ये नाइफ, अंदर जो है लोहा और निकल है। ऐसा ही कुछ है ना, जिसने भी भूगोल की पहली किताब भी खोलोगे, छठी की एनसीईआरटी, उसमें भी लिखा होगा। अब आपसे शिक्षक पूछ रहा है एक सिंपल सा प्रश्न कि सतह पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा होगा? धातु मतलब मेटल। अब तो बात हो गई है, फिर भी आप आयरन लिख रहे हो। ऐसा नहीं कि सतह पे नहीं मिलेगा, ये तो मिलेगा मिलेगा, बट सबसे अधिक एल्यूमिनियम। और आपको ये भी बता दूं, आपको बच्चों ये भी बता दूं कि एल्यूमिनियम एक मुट्ठी रेत ले लीजिए, उसमें एल्यूमिनियम है। कहीं से भी एक मुट्ठी रेत ले लीजिए, उसमें एल्यूमिनियम है। हर जगह पर पाया जाने वाला धातु। लेकिन बच्चों एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी बात है। एक होते हैं रिसोर्स, एक होता है रिजर्व, एक होता है प्रोडक्शन। रिसोर्स का मतलब यह है कुल मात्रा या पूरी मात्रा। पूरी मात्रा मतलब पूरी पृथ्वी पे जहां पर भी लोहा है, तो लोहे के रिसोर्स कितने हैं, एल्यूमिनियम के रिसोर्स कितने हैं। लेकिन ये सारे के सारे रिसोर्स, इनका खनन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बहुत गहरे दबे हुए हैं, बहुत गहरे दबे हुए हैं, या उनको साफ करने के लिए बहुत पैसा लगने वाला है, बहुत कीमती है। तो ये क्या होते हैं? लाभप्रद खनन योग्य, ये रिजर्व होते हैं। तो कौन सा ज्यादा सही माना जाएगा, रिसोर्स या रिजर्व? हमें दुनिया में किस पे ध्यान देना चाहिए, रिसोर्स पे या रिजर्व पे? जल्दी बताइए। तो जो हमारे पास उपलब्ध है वो कौन सा है? ये रिजर्व उपलब्ध है। और ये क्या है? प्रोडक्शन, उत्पादन। उत्पादन कौन करेगा? ये कोई देश करेगा, ठीक है। जिसके पास सबसे बड़ा रिजर्व होगा, क्या वही सबसे बड़ा उत्पादन करेगा? जल्दी से बताइए। इसको तो हमने हटा दिया, ये 100% है, लेकिन बहुत हिस्सा, बहुत हिस्सा या इसका भाग जो है नॉन अवेलेबल है, उपलब्ध नहीं है। प्रॉफिटेबली आप उसे निकाल नहीं सकते, लेकिन ये तो लाभप्रद हो सकता है। तो ये, तो मुझे बताइए, जिस देश के पास सबसे बड़ा रिजर्व होगा, क्या वही देश सबसे बड़ा उत्पादक होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? जिस देश के पास सबसे बड़ा रिजर्व होगा, क्या वही देश सबसे बड़ा उत्पादक होगा? हाँ या ना? हाँ या ना? सोच के बताना बच्चों, दिमाग लगाना है। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही कहा। जरूरी नहीं है कि जिसके पास रिजर्व हो वो उत्पादक भी हो, क्योंकि देश के पास क्या होना चाहिए? तकनीक। देश के पास क्या होना चाहिए? देश के पास क्या होना चाहिए? वर्क फोर्स, लेबर। देश के पास क्या होना चाहिए? कैपिटल, पूंजी। आप देखोगे आप देखोगे कि बहुत से खनिजों के उत्पादन
बहुत से खनिजों के उत्पादन में चीन सबसे ऊपर आ जाता है, जबकि उसके संसाधन कम होंगे। चीन के पास धन है निवेश करने के लिए, चीन के पास टेक्नोलॉजी है, चीन के पास सस्ता श्रम भी है, चीप लेबर भी है, इसलिए चीन करता है। सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया? सर ये हमें क्यों बता रहे हैं आप? अभी बताता हूं क्यों बताया बच्चों। ये भारत आर्कटिक के संसाधनों में दिलचस्पी क्यों ले रहा है? आप समझिए भूगोल कहां कहां जुड़ता है। आर्कटिक में संसाधन है। कहां पे संसाधन है? आर्कटिक में। भारत क्यों रुचि ले रहा है? सुनो भाई, संसाधन किसी देश के हों, अगर हमारे पास तकनीक है, अगर भारत के पास तकनीक है, अगर भारत के पास पूंजी है, तो क्या भारत इन देशों के पास जाकर नहीं कह सकता हम आपके लिए दोहन करेंगे? क्योंकि भारत से पहले चीन जाके खड़ा हुआ है। चीन वहां पे पंक्ति में कतार में सबसे आगे खड़ा है कि हम लगाएंगे वहां पर। तो आप बताइए, क्या भारत को पीछे हटना चाहिए? क्या भारत के आर्थिक आर्थिक हित से जुड़े हैं? क्या भारत के आर्थिक हित इससे जुड़े हैं? क्या भारत के सामरिक हित, स्ट्रेटेजिक इश्यूज भी इससे जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? आप लोग बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि आज जो भूगोल पढ़ाया जाता है वो ज्योग्राफी नहीं रह गया है बच्चों। आज का भूगोल ज्योग्राफी नहीं होता है, आज का भूगोल है जियो इकोनॉमिक्स, आज का भूगोल है जियो पॉलिटिक्स, आज का भूगोल है जियो स्ट्रेटेजिक रणनीति। ये आर्थिक है। भूगोल आर्थिक दृष्टि से, भूगोल राजनीतिक दृष्टि से, भूगोल सामरिक दृष्टि से, और जियो सोसाइटी। तो बताइए कि यहां तक लाने के लिए पहले मैं अपने बच्चों को तसल्ली से ज्योग्राफी तो पढ़ा दूं। उत्तर तो इससे बनेगा यार। भारत आर्कटिक में क्या देख रहा है? यहां बहुत इंपॉर्टेंट है जियो इकोलॉजी। आपको पता है भारत उसमें बहुत ज्यादा इच्छुक है, क्योंकि आर्कटिक में बर्फ पिघलेगी तो भारत के मानसून पे प्रभाव पड़ता है। भारत अपनी अपनी इकोलॉजी को भी ध्यान में रखना चाहता है। आप सोच के देखिए, आप सोच के देखिए, उत्तर लेखन में जो रैंक 4 आया ऐश्वर्य वर्मा ये लिखता है, लेकिन उसका आधार ये है। उसके आधार में क्या था? उसके आधार में जानकारी भी थी, क्लास भी थी, उसने क्लास भी की, जानकारी भी की, उसको समझा भी, मैप भी बनाए, सारी चीजें बनाई। उसने नहीं सोचा यहाँ तो अरे ये तो एसएससी में आ रहा है, किस में आ रहा है। पहले यहाँ का लेवल किया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, और आते आते 3 अटेम्प्ट लग गए भाई। आपको उन सारा निचोड़ एक ही क्लास में देते हैं, तो आप उसमें कहां पर सर उत्तर क्यों नहीं लिखवा रहे हो? तुमको तो यही नहीं समझ में आ रहा बच्चे, ये क्लास तो उत्तर लेखन पर ही केंद्रित है। भारत आर्कटिक क्षेत्र के संसाधनों में गहरी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? इसलिए ले रहा है कि चीन ले रहा है, इसलिए ले रहा है कि एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, इसको 1920 में हस्ताक्षर किया गया था, स्वालबर्ड ट्रीटी, जिसने जिसने सभी देशों को कह दिया कि ये आप यहां पर खनन कर सकते हो। भारत ने भी इस ट्रीटी पे हस्ताक्षर किया है। यहाँ पर चीन अपना शोध कार्य कर रहा है, और यहाँ पे नॉर्वे और रूस में खींचातानी चल रही है। आपके जो शिक्षक आपको इंटरनेशनल रिलेशन कराते हैं वो है। उस दिन मैंने आपको अनक्लॉस पढ़ाया था, समुद्र किसके हैं, सागर किसके हैं, क्योंकि भूगोल में आएगा ही आएगा वो। तो वो सारी चीजें कहाँ की तैयारी कर रहा हूँ। जैसे ही क्लासेस खत्म होती हैं तो आपके प्रीलिम्स के पीवाईक्यू और मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन सारे कराऊंगा। तब मुझे ऐसा ना लगे कि मेरे ही छात्र जो मुझसे पढ़े हैं उनके पास वो काबिलियत नहीं है, इसलिए करवा रहा हूं। क्या है भारत की नीति? विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक, ट्रांसपोर्टेशन। जब आप देखेंगे अगर आर्कटिक वृत्त पिघल जाता है तो वहां जहाज चलेंगे, नौवहन, और भारत की बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियां अपने जहाज वहां चलाती हैं, तो भारत उसमें जाना चाहता है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, अंतरराष्ट्रीय कोऑपरेशन चाहिए होगा, सहयोग चाहिए होगा। क्यों? सतत विकास लक्ष्य, 17 सतत विकास लक्ष्य कोई अकेला देश नहीं अर्जित कर सकता। जो भारत में हम बात करते हैं कि हम जो है नेट जीरो हो जाएंगे, हमारा उत्सर्जन खत्म हो जाएगा, वो भारत एक रिस्पॉन्सिबल देश के नाते कैसे कर पाएगा? उसके लिए भी हमें
ये करना होता है नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग, और देश का जो है कहीं ना कहीं पे कैपेसिटी का निर्माण, क्षमता का निर्माण, वो भी भारत को करना है। और अभी आपने देखा होगा जब हम G20 की अध्यक्षता करते हैं तो G20 में हमारे विदेश मंत्री का ये कहना है कि हम ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों के मुद्दों को G20 के मंच पे एकदम दृढ़ता के साथ स्थापित करना चाहते हैं। बहुत हुई अनदेखी, बहुत हुई अनदेखी। अब बच्चों ये भाषा चाहिए, ये विचार चाहिए उत्तर लेखन के लिए। क्या आपको लगता है कि मुझे क्लास रोक के पहले उत्तर लेखन पे चला जाऊं, जबकि हमें ये भी नहीं पता कि क्या चीज खनन है, क्या भूगोल है, किस तरह से चीजें निकल रही हैं, रिजर्व क्या होते हैं, प्रोडक्शन क्या होता है, उत्पादन, सारी चीजों में फर्क है। ये शब्द जब आपके उसमें आएंगे तब आपकी भाषा एकदम से संवर्धित हो जाएगी, आपके उत्तर का कंटेंट भी बेटर होगा, तब तो लिख पाएंगे, तब तो लिख पाएंगे। तो पहली चीज डर निकालना था, डर मेरे ख्याल से निकल चुका है। तो हम वापस किस पर आ गए हैं? पृथ्वी की सतह पर आ गए हैं। तो ये लिख दूं बच्चों में, यहां लिख दूं, आप भी लिखेंगे? SiAl SiO2 SiFe लिख दिया। कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, क्या बनाया हमने? जल्दी से लिख लीजिए बच्चे, सोचना नहीं है, जल्दी से लिखेंगे बच्चों, जल्दी से। मुझे नहीं बनना है दर्दनाक वीरू सहस्त्र बुद्धि जी, वायरस नहीं बनना है भाई। मुझे ये है कि हंसते खेलते जो पढ़ाई आ जाए और जो प्रेरित कर दे आगे पढ़ने के लिए, रिजल्ट के लिए, वो असली पढ़ाई। बाकी कलेजा गुर्दा निकाल के पढ़े तो क्या ही पढ़े यार। ठीक है, सब बन गए, लिख लिया आपने? ये क्या है? 8 प्रमुख तत्व। ये याद करने की चीज है, क्लास 11th एनसीईआरटी पार्ट 1 में लिखा हुआ है ये। तो आपके लिए तो मजे मजे में सियाल कर दिया, एक और धातु आयरन और ऑक्सीजन रेत हो गई। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ बच्चों, अगर अगर मेरी मेज पर नमक पड़ा है, अगर नमक पड़ा है और उस पर पानी आ जाए तो क्या होगा? नमक में पानी मिल जाए तो क्या होगा? तो नमक घुल जाएगा, घुल जाएगा कि नहीं बच्चों? नमक घुल जाएगा। और अगर मेरी मेज ऐसे ढलवा है, ढलान है, तो क्या होगा? पानी बह जाएगा और नमक को भी ले जाएगा कि नहीं? नमक को ले जाएगा। पानी है, नमक उसके रास्ते में आया तो ढलान पे लेके चला गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्लीज ध्यान दीजिएगा, कुछ लिखने वाला हूं। ये क्षेत्र है हॉट एंड वेट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, गर्म व आर्द्र क्षेत्र। कोई स्थान आपके दिमाग में आता है जिसे हम गर्म और आर्द्र कहेंगे विश्व में? अब तो भूगोल जानते हो बच्चों, जल्दी बताओ, गर्म और आर्द्र क्षेत्र कोई आता है आपके दिमाग में? गर्म और आर्द्र, सर इक्वेटर आएगा ना, विषुवत रेखा पर। सर ब्राजील बहुत बारिश होती है, बहुत अच्छी बात है बच्चों। ये पानी गिर रहा है, आप भी बना रहे हैं चित्र। और बच्चे पानी कहां पे जाएगा? सीप जाएगा इसमें, भूमि में सीपेगा और नमक के पास आएगा, नमक के संपर्क में आएगा। तो नमक को क्या करेगा? लवण को क्या करेगा? तो लवण को घोल देगा, घोल दिया, और फिर ये पानी नीचे आने लगता है। ठीक है, ये पृथ्वी का सतह है तो इसको क्या कहेंगे? सतही जल। अब सतही जल जो है पृथ्वी की सतह में सोख कर अंदर घुसकर नीचे को आ रहा है, और जब वो नीचे आ रहा है तो उसके मार्ग में आने वाले लवणों को वो घोलता हुआ नीचे ला रहा है। ये बताइए नीचे क्यों आ रहा है? अगर मेरी मेज पे पानी डालूंगा तो पानी नीचे आएगा ना, क्यों आ रहा है? सर ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये पानी नीचे जा रहा है। सर ये कब तक जाएगा? जब तक इसके रास्ते में कोई बाधा ना आ जाए। ये बाधा है। सर बाधा क्या हुई? बाधा कुछ नहीं, चट्टान है, एक चट्टान आ गई। कौन सी चट्टान है? स्पेशल चट्टान है, अपारगम्य। जो बेचारे ऐसे फील कर रहे हैं सर मेरा इंग्लिश है, सर इंग्लिश में लिखो, तो चिंता मत करो, तुम्हारे लिए भी बच्चों, इम्परमिएबल, इम्परमिएबल रॉक। ऐसा नहीं है कि आप मेरे साथ नहीं है, बिल्कुल हैं भाई, इम्परमिएबल रॉक।
ऐसी चट्टाने जिनमें दरार नहीं होती, जिनमें पानी अंदर नहीं घुस सकता, ऐसी चट्टानों को अपारगम में इम्परमिएबल कहती हैं। तो उन चट्टाने अगर वो आएंगी अंदर, तो बच्चों क्या हो जाएगा, नीचे पानी इकट्ठा हो जाएगा कि नहीं? अब कितने बच्चे समझदार हैं यहाँ पर जो इसका नाम जानते हैं? इसे क्या कहते हैं बच्चों? भूजल। ठीक है, समझ में आया? सबको पता चल गया भूजल क्या होता है? सबको पता चला भूजल क्या होता है? ठीक है, एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ, क्या आप में से किसी ने ऐसा कुछ देखा है? ये क्या निकाला मैंने, क्या बनाया बच्चों, बता सकता है कोई? क्या बनाया बच्चों मैंने? अरे आपने कुआं बनाया, कुआं बनाया कि नहीं? कुआं। तो सतही जल को हम कैसे यूज करते हैं? तालाब हो गया। तालाब क्या है? सतही जल। झील, नदी क्या है? सतही जल। ये भूजल है। अगर बच्चों बच्चों एक बात बताओ, अगर बहुत ज्यादा सतही जल हो जाएगा किसी क्षेत्र में, तो समस्या है क्या? अगर बहुत ज्यादा सतही जल हो गया तो क्या वो समस्या है? अगर सरफेस वाटर, जो बच्चे नहीं जानते भूजल, इंग्लिश वाले बच्चों, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर, दिस इज कॉल्ड सरफेस वाटर। समस्या हो जाएगी अगर सतह पे जल ज्यादा हो गया तो? क्या समस्या हो जाएगी अगर सतही जल ज्यादा हो गया तो? सर बाढ़ आ जाएगी ना, बाढ़। हो, बाढ़ आ सकती है। और सतही जल कम होगा तो क्या होगा? अगर सतही जल है ही नहीं, सब सूख गया, तो सर वो सूखा होगा। ओके, क्या हम ये कह सकते हैं कि भूजल भूजल ग्राउंड वाटर एक तरह का इंश्योरेंस है? भूजल क्या है? एक तरह का इंश्योरेंस है बाढ़ या सूखे के खिलाफ। सूखा हुआ तो फिर भी पानी तो नीचे है या नहीं? क्या आपने सुना है कि पंजाब और हरियाणा ने ट्यूबवेल से कृषि करते हुए बहुत सारे भूजल का दोहन कर दिया? संकट हुआ या नहीं हुआ? वहां पे बाढ़ और सूखे का खतरा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया। क्या आप ये भी मानते हैं कि वर्षा ऋतु में जब ज्यादा बारिश होती है तो भूजल का स्तर बढ़ जाता होगा? वर्षा ऋतु में बढ़ जाता है और गर्मी में नीचे भी हो जाता है। तो क्या आप मानते हैं कि भूजल का स्तर ऊपर नीचे हो सकता है? इस पे डिपेंड करता है ऊपर से रिसाव हुआ कि नहीं, ऊपर से रिसाव हुआ कि नहीं। अगर हम जंगल काट देंगे, उसकी जगह पर कंक्रीट का शहर बना देंगे, तो क्या वो रिसाव को बढ़ाएगा या कम करेगा? अगर हमने जंगल काट दिया और उसकी जगह कंक्रीट का शहर बना दिया, तो उसमें सतही जल बाढ़ लेकर आएगा, क्योंकि पानी का तो रिसाव हो नहीं रहा है और अंदर का रिचार्ज नहीं हो रहा है। तो वहां बुरा वाला सूखा और बुरे वाली बाढ़ आएगी कि नहीं? शहर में आएगी या नहीं आएगी? समस्या है या नहीं है? ठीक है, कितने लोगों को यहीं पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा? मैं 3-4 प्रश्न कर गया हूं बच्चों, पर्यावरण के प्रश्न हो गए ये। 3-4 पर्यावरण के प्रश्न हो गए। अर्बन फ्लैश फ्लड बता दिया आपको, ड्रॉट की प्रॉब्लम इसी में दिखाई दे जाती है। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, पंजाब और हरियाणा के भूजल में पंजाब और हरियाणा के भूजल में लवणता बढ़ गई है। वहां पर क्या बढ़ गया है? लवण बढ़ गए हैं, सॉल्ट बढ़ गए हैं। तो हरियाणा में, दिल्ली के बाहर निकलते हैं हम, रेवाड़ी बेवाड़ी जाएंगे, तो वहां पानी पिएंगे ना अगर नलके का पानी, तो वो नमकीन पानी है। क्या कोई बता सकता है वो नमक कैसे बढ़ गए? क्या कोई बता सकता है वो नमक कैसे बढ़ गए? ये सारे नमक नीचे की तरफ आ गए, नीचे की तरफ आ जाते हैं। कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम। बट सर वहां तो इतनी बारिश होती नहीं है। ये तो आपने कहा गर्म और बारिश वाले पंजाब तो सूखा क्षेत्र है सर,
वहां थोड़ी ना आएगा। अरे पंजाब में ऊपर इंद्र देवता बारिश नहीं कर रहे हैं बच्चों, पंजाब में हम ही ट्यूबवेल से बारिश कर रहे हैं। अति सिंचाई सुनी आपने समस्या, अति सिंचाई, ओवर इरिगेशन। हमने खूब सारा पानी डाला और वो पानी जो है नीचे जाता है, लवणों को इधर लाता है, लवण ऊपर नीचे होकर हमारे भूजल में बहुत सारा लवण हो गया। अच्छा, भूजल में मान लीजिए कुछ लवण पहले भी था, अगर हम ये भी मान लें कि भाई इधर से नहीं आ रहा, क्योंकि जनरली सूखे क्षेत्र में ना ये लवण ऊपर की तरफ जाते हैं, क्योंकि पानी ऊपर जाता है, लवण भी ऊपर जाते हैं। और एक बात बताइए, जो भी लवण थे इस पानी में, अगर इसका पानी कम होता जाता है तो लवण तो वहीं रहेंगे ना, तो उस वजह से भी लवणता आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो ज्यादा पेस्टिसाइड से नमकीन होता है, ऐसा मत करना बेटा। कहीं को कल को तुमने पेस्टिसाइड को टेस्ट करके देख लिया तो वो रसायन होता है बेटा, वो नमक नहीं होता है, ऐसा मत कहो। तो कितने बच्चों को मेरी अभी की चर्चा में 2016 के प्रश्न के उत्तर की कुछ झलकियां मिली? पूरा उत्तर नहीं होगा। भूमि और जल संसाधन की प्रभावी प्रबंधन से मानवीय दुख जैसे बाढ़, जैसे सूखा, जैसे मृदा का ह्रास, ड्रॉट, फ्लड, सॉइल डिग्रेडेशन और ग्राउंड वाटर सैलिनाइजेशन एंड एसिडिफिकेशन, ये दूर होंगे या नहीं होंगे? होंगे। थोड़ा सा झलक मिलनी थी, ऐसा नहीं कि अभी आंसर आ जाएगा। मैंने कहा जैसे वो होता है ना, एक बीज में से कोपल फूटती है, तो मेरे लिए सभी छात्र बीज हैं, सभी छात्र बीज हैं। कुछ का आवरण बहुत कड़ा है, बीज पे ना कड़ा आवरण होता है, वो टूटता नहीं है। नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। मेरा काम क्या है? आंच बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, टूटेगा कैसे? नहीं टूटेगा। अब क्या किया, आपके सभी शिक्षक आपको ये नहीं कहते हैं कि जब भी आप उत्तर लिख रहे हो इसका उससे लिंक करो, उसका इससे लिंक करो। सिर्फ एक प्रक्रिया बता रहा था मैं, जिससे जहां पर बहुत ज्यादा पानी वर्षा होती है तो लवण जो है नीचे आ जाते हैं, और नीचे का भूजल भी ऊपर नीचे हो सकता है। शुष्क एरिया में कुछ और करता है, पंजाब हरियाणा में, लेकिन जो विषुवत रेखा के एरिया है वहां कुछ और कर देता है ये। वहां इस प्रक्रिया का नाम है लीचिंग। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लीचिंग। वहीं पे यही लिखाइएगा, क्या इसका हिंदी शब्द लेना, लीचिंग लिखाइएगा, ठीक है? लीचिंग हो जाएगा। लीचिंग का मतलब क्या है? पानी के साथ घुलकर, पानी के साथ घुलकर मृदा के पदार्थों का निचले स्तरों में चले जाना, प्रक्रिया का नाम लीचिंग। लीचिंग में क्या होता है? पानी में घुलिए पदार्थ, सॉल्युबल सब्सटेंसेस विल मूव डाउनवर्ड्स विद ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे को आ जाते हैं। इस प्रक्रिया को लीचिंग कहते हैं। वो तो ठीक है सर, लेकिन हम ये कर क्यों रहे हैं? सर मेंस में ऐसे डायग्राम बना सकते, जो मर्जी बनाओ, पूरी आपके पास आजादी है। तो आपको बताना चाहता हूँ, गर्म जो क्षेत्र होते हैं ना, वहां सिलिका भी घुलीय हो जाता है, गर्म क्षेत्रों में भी सिलिका भी घुलीय हो जाता है। तो बच्चों मुझे बताओ कि सतह पे क्या बचा, क्योंकि सिलिका के साथ हमेशा ऑक्सीजन तो जुड़ा ही हुआ है, ऑक्सीजन को मत सोचो। सतह पर अब क्या बचा है बच्चों? सतह पर अब क्या बचा है? समुद्र का पानी खारा क्यों है? भौतिक भूगोल ओशनोग्राफी की क्लास, समुद्र का पानी खारा क्यों? ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे स्टिक करेंगे। जल्दी बताइए सभी लोग, सतह पे क्या बच गया? एल्यूमिनियम और Fe। सिलिका भी नीचे चला गया बच्चों, गर्म अवस्थाओं में सिलिका भी घुलीय हो जाता है। क्या बच गया बच्चों ऊपर? एल्यूमिनियम और Fe। एक बात बताइए, कोई इसे निचालन कह रहा है, लीचिंग को आप निचालन लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, निश्चालन जो भी लिखना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं लीचिंग लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? यहां तक क्लियर? अब मुझे बताइए कि मेटलर्जी क्या होता है, प्रसंस्करण क्या होता है, अशुद्धियां हटाना। क्या प्रकृति ने खुद अशुद्धियां हटा दी कि नहीं? क्या लीचिंग की, निश्चालन की प्रक्रिया से क्या प्रकृति ने अशुद्धियां हटा दी या नहीं हटा दी? प्रकृति ने अशुद्धियां खुद ही हटा दी कि नहीं हटा दी? और यहाँ की सतह किसमें ज्यादा हो गई, इसमें किसका बहुतायत हो गया? लीचिंग के बाद क्या हुआ? लीचिंग हो जाने के बाद
निश्चालन होने के बाद क्या हो गया? लीचिंग की वजह से सतह पर किसकी मात्रा बढ़ गई? एल्यूमिनियम की और आयरन की मात्रा बढ़ गई। बच्चों मुबारक हो, बॉक्साइट इसे ही कहते हैं, बॉक्साइट इसे ही कहते हैं। तो इसमें मुबारक क्या है? इससे फॉर्मूला मिल गया। सर क्या फॉर्मूला मिला? विश्व की बॉक्साइट पेटी मिल गई बच्चों, बॉक्साइट बेल्ट। क्यों सर? क्योंकि यही तो देश दुनिया की गर्म और आर्द्र हॉट एंड वेट बेल्ट है कि नहीं बच्चों? जल्दी से बताओ। हॉट वेट बेल्ट, हॉट और वेट बेल्ट है। सर इसका मतलब जहां ज्यादा बारिश होगी वहां ज्यादा एल्यूमिनियम और आयरन होगा। बेटा एक चीज, पहली कंडीशन क्या है? गर्मी होनी चाहिए, बारिश होनी चाहिए, बिल्कुल सही। बट दूसरी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, धातु भी तो होनी चाहिए, धातु भी तो होनी चाहिए। फील्ड, वरना तो वही हो जाएगा, जहर है पानी और लोहा। वो नहीं कह रहा हूं, ये तो चाहिए चाहिए। क्योंकि इस क्षेत्र में क्या हो जाएगा? ये लीचिंग करवा देगा। लीचिंग की वजह से क्या हो जाएगा? लीचिंग की वजह से वो चले जाएंगे। बताइए यहाँ पे शील्ड है कोई? कोई बच्चा बताएगा मुझे कोई शील्ड है इधर? हाँ सर यहाँ तो ज्ञाना की शील्ड है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ कोई शील्ड है बच्चों? अरे सर ये तो ब्राजील की शील्ड है, अच्छी बात है। यहाँ गिनी में भी एक शील्ड निकल आई, गिनी में भी निकल आई। क्या भारत में? अरे सर भारत का तो पूरा ये है ना सर, भारत में। ऑस्ट्रेलिया में तुम कहाँ बता रहे थे सर? आर्नहेम लैंड बताया था आपने, ये बताया था। नियम देख रहे हो, अप्लाई हो रहा है एकदम, अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर यूनान प्रांत आता है, चीन के कुछ पठार हैं, चीन के हैं, म्यांमार का शान है, थाईलैंड का खोरात है, ये सारे पठार हो गए। फॉर्मूला है, बन गया आपका। मिला या नहीं मिला? विश्व की बॉक्साइट पेटी, विश्व की बॉक्साइट पेटी। अब क्या रह गया? नाम लिखने कुछ, केवल नाम लिखवाने मुझे, केवल नाम लिखवाने। इन्हीं में भी एक शील्ड है छोटी सी, वो काम कर गई। यहाँ पे भी याद है आपको, यहाँ पर हमने लिखवाया था लाइबेरिया सियरा लियोन, लाइबेरिया सियरा लियोन, वहां पर छोटी सी शील्ड है। ठीक है। कैरेबियाई द्वीप जमाइका, और यहाँ पर ये है ना बच्चों, वियतनाम। लिख दूं मैं, यहीं पर लिख दूं बच्चों के लिए? ये तो ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया में कौन से, अब तो आप जानते हो, आर्नहेम लैंड प्लस केप यॉर्क। अभी तो एटलस में जाने की जरूरत नहीं, हमें तो चित्र मिल जाता है, दिमाग में छप गया और यहाँ पर होता है। यहाँ पे कौन सा देश है विषुवत रेखा पर? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ये कौन सा है? वियतनाम, वियतनाम, चाइना, वियतनाम, चाइना, सबके पास बॉक्साइट। चलिए हमें पठार याद करने, यहाँ पे लिख लीजिए यूनान का पठार। भारत का, भारत भूगोल में पढ़ा देंगे हम लोग, नहीं तो यहाँ पर है भारत का, अगर मुझे लिखना हो, पश्चिमी घाट, बहुत बारिश होती है आपको पता है पश्चिमी घाटों पर, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट पर भी खूब बारिश होती है हमारे पास, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। सभी लोग मेरे साथ, ये हो गया गिनी,
रिपब्लिक ऑफ गिनी। सर कोई बहुत अहम भाई साहब इसके पास लार्जेस्ट है ये, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया था उसेन बोल्ट आते हैं इस द्वीप से, जमाइका। जमाइका, आपको पता है जमाइका को क्या कहा जाता है? कॉकपिट देश, कॉकपिट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, कॉकपिट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड जमाइका है। सर ये समझ नहीं आया तो कॉकपिट कहाँ होती है? क्या आपको पता है हवाई जहाज का जो पायलट होता है, हवाई जहाज का जो पायलट होता है जिसमें बैठता है केबिन में, उसको कॉकपिट कहते हैं। और क्या आपको पता है वायुयान, वायुयान एल्यूमिनियम से बनते हैं, है या नहीं? ठीक है, लार्जेस्ट गिनी में हो गया, जमाइका भी समझ में आ गया, ये ब्राजील हो गया, ये गियाना हो गया। सभी लोग मेरे साथ, सभी लोग क्लियर? सभी लोग मेरे साथ? अब देखो कितनी गलत बात कर रहे हैं, कितनी गलत बात कर रहे हैं। सभी लोगों को बताया खनिज धातु क्या होते हैं, खनिज क्या होते हैं बताया था, खनिज मिनरल होते हैं, ये कई पदार्थों का मिश्रण होते हैं, कई पदार्थ का मिश्रण होते हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ बच्चों, अगर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, ये जो आपने प्रश्न पूछा, अब आप ही ने, जिसने भी प्रश्न पूछा उसका नाम नहीं देख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, और सभी लोग आपकी बात पे मतलब हैरानी व्यक्त करने वाले हैं अभी। ये ऐसे ज्वालामुखियों का उद्गार हुआ और ये सब ठोस हो गए, और ज्वालामुखी के पदार्थ से क्या बन गया, क्या बन गया है? ठोस चट्टान बन गई है। बनी तो उसी से है ना, आग्नेय चट्टान बनी कि नहीं, इग्नियस रॉक बन गया। सभी लोग, इस इग्नियस रॉक में कहीं पे आयरन होगा, कहीं पे एल्यूमिनियम होगा, कहीं पर कैल्शियम होगा, कहीं पर सिलिका होगा, हो सकता है कि नहीं? चट्टाने मिनरल से बनती हैं कि नहीं बनती हैं? और चट्टाने अगर मिनरल से बनती हैं, खनिज से बनती हैं, और ये अगर ज्वालामुखी से बने, तो उसके बाद ये चट्टान बन सकती है कि नहीं बन सकती है? तो एक छात्रा ये मजाक वाला सवाल पूछ रही है कि सर ये तो ज्वालामुखी से बनता है ना सर, इसमें पानी से कैसे बन रहा है? ये जो बना मैडम, सारा का सारा ज्वालामुखी से बना है। ये बहुत सही लेकर आए। सर ज्वालामुखी से बनता है तो सर पानी क्या करेगा? सोच नहीं रहे। हमने कहा, अभी कहा, जो हमने क्या कहा, प्रकृति आई हमारी मदद करने। इस सारे मिश्रण में से, इस सारे मिश्रण में से क्या किया हमने, जो भी घुलिए था उसको घोल के हटा दिया और बचा क्या ये? तो इसमें क्या गलत कर दिया भाई? कौन कह रहा है एक ही प्रक्रिया से बनते हैं? आज से 2 दिन पहले जब शुरू की क्लास तो बताया कि ऐसे खनिज होते हैं, इनमें चट्टाने हैं, चट्टानों को हमारे पास दो तरह से, या तो हम उन्हें पिघालेंगे या उन पे रासायनिक प्रक्रियाएं करेंगे ताकि हमें जो चाहिए वो हम निकाल पाए। ये बताया था। वो क्लास देखी नहीं देखी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, ज्वालामुखी से मेटल बनता है, ये बन गया एकदम। उसके बाद एक को उत्तर भी लिखना है। उसके बाद आज, कल बता रहा था ज्वालामुखी से होता है, आज कह रहा पानी से होता है। होता किससे सर, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है। तुम मजाक करोगे तो हमें तो और भी आनंद आता है भाई। हम तो है ही नहीं वायरस वाले मास्टर जी, हम तो कह ही नहीं रहे थे कि ऐसे करोगे ऐसे करोगे, हमने ये पढ़ाया वो पढ़ाया। हमने तो बहुत सिंपल सी चीज पढ़ाई भाई। पृथ्वी की संरचना हुई, उसमें सबका घालमेल बन गया, ज्वालामुखियों ने सबने ये चट्टान बना दी। इतनी घालमेल वाली चट्टान मुझे चाहिए था केवल एल्यूमिनियम, या तो मैं खुद जाके निकालता। मेरे लिए प्रकृति ने क्या किया, सबको घोल घाल के नीचे भेज दिया। सीधी सी बात। तो आपके पास था एक लड्डू, छोटा भीम का लड्डू आपके पास। आप बड़े मन से उसे खाने वाले थे, बड़े मन से उसे खाने वाले थे, लेकिन वो आपके हाथ से छूट के रेत में गिर गया।
अब आप सोच रहे हैं यार, रेत वाला लड्डू खाऊं ना खाऊं। तभी किसी ने क्या किया, एक गिलास पानी उसके ऊपर बहा दिया, आपने देखा रेत भी बह गई। तो आप खुश होगे कि नहीं होगे? तो अब ये कहोगे कि लड्डू खाने से पहले उसको धोना चाहिए, तो गलत हो जाती है कि नहीं हो जाती? कि लड्डू पानी से बनता है तो गलत हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो पहले बोले थे वोल्केनो से, आज कह रहे हैं बारिश से। अरे भाई, वोल्केनो ने चट्टाने बनाई बेटा, उन चट्टानों को हमें उसमें से अपनी वांछित चीजें निकालनी है। उसे माइनिंग और मेटलर्जी कहते हैं। माइनिंग और मेटलर्जी कहते हैं, जो कि मैं पूरे शिद्दत से समझाना चाह रहा था, बता रहा था, रॉबर इंडस्ट्री। हम ऐसे उत्खनन करेंगे, हम फिर इसका प्रसंस्करण करेंगे, सब कुछ करेंगे। और मेरे लिए, मेरी मदद के लिए प्रकृति आ गई। और प्रकृति आ गई तो ये कहां पर होगी? ये यहां पर होगी। इससे हमें ये फॉर्मूला मिलता है। अब मुझे एक बात बताओ, जिस बच्चे को यही नहीं समझ में आया कि बारिश जो है चीजों को घोल देगी, उस बच्चे को ये आया होगा? ऐसे ही सोचता हूं, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, क्या ही पढ़ा रहा हूं, क्या ही पढ़ा रहा हूं। नोट्स बनाए हो कि नहीं बनाए हो? एक दो तो ऐसे भी लिखते हैं, सर नोट्स बहुत बढ़िया बन गए। भाई, हमें वैसे वाले मास्टर मिले जिन्होंने ऐसे सिखा दिया कि भाई आ गया, अब ये दुनिया में जिंदगी में कोई पूछ ले तो वही करके दिखा देंगे, बिल्कुल आता है। और ऐसे भी मिले हैं, है ना, मेरे 3 किलो नोट्स, जब भी हो उसे मिक्सी में डालना, दूध के साथ पी लेना, आ जाएगा। वो नोट्स कभी काम नहीं आया भाई। ये प्रकृति ने किया, कहां पे किया? हॉट एंड वेट। कहीं पर भी जाकर ये मत बोलिएगा सचिन सर ने कहा कि गर्म और वर्षा वाले क्षेत्र में एल्यूमिनियम मिलेगा। गर्म और वर्षा के साथ क्या होना चाहिए? खनिज भी तो होना चाहिए ना, यील्ड भी तो होना चाहिए। यील्ड में क्या हो जाएगी? लीचिंग हो जाएगी। इससे हमें हमारा मामला मिल जाएगा। जमाइका मिल गया, ये मिल गया सर, लेकिन सर डेटा चाहिए सर। सर वो जो है ना, पीडीएफ के बिना ना सर, बाकी सब पीडीएफ दे रहे होते हैं सर, आपका नहीं आ रहा है। आएगा आएगा, ये सब तो जानकारी है। आयरन और लोहा, ऑस्ट्रेलिया रिजर्व, भंडार की दृष्टि से देखेंगे बच्चों, आपको बताया रिसोर्स निकल नहीं सकता। भंडार की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया कहां पे है सर? ऑस्ट्रेलिया में, अरे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन शील्ड याद है? पूरा का पूरा शील्ड, अब तो आपको पता है, किसी को हैरानी होगी ही नहीं अब ये देखते हुए। अरे हाँ यार, ऑस्ट्रेलिया के पास तो इतना बड़ा शील्ड है, पिलबारा है, आयरन नॉब है। लो, ब्राजील तो पूरा का पूरा काराजास भी है, और हमारे पास सीता बीरा भी है। रूस में पूरा का पूरा यूराल भरा हुआ है भाई, यूराल भरा है, बैकाल। और चीन के पास भी अभी एशिया हमने किया नहीं हुआ। अच्छा, उत्पादक कौन है? उत्पादक में कौन आगे बढ़ रहा है? देखो, चाइना बढ़ रहा है, तोड़ के निकल रहा है। चाइना बढ़ रहा है, अलग अलग वर्षों में बदल जाता है। तो आप देखेंगे कि 2017 में फिर थोड़ा चाइना कम हुआ है, बट लीडिंग में आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, और भारत भी आता है। बताया था आपको, भारत अभी कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं कि नहीं, पता करिएगा। वो वाले जो भी नेता थे उस सब में जो जेल होकर आए हैं, वो फिर से चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। और दक्षिण भारतीय राज्यों में देखना है, ये जो नेता अपना पर्चा भरते हैं, इनके पास पैसा कितना है, उसमें भी इनको घोषणा करनी पड़ती है ना, कितने करोड़ों हैं इनके पास। सब चंगा है, इधर से निकला है। तो भारत भी उत्पादक देशों में। सर क्या ये हमें याद करना है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टेट पीसीएस में थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन लेकिन मुख्यतः आपको टॉप 3 तो पता होने चाहिए। और इसमें कोई ऐसा लग रहा है कि कोई मुश्किल है? यहाँ तो आपने जगहें देख ली हैं। बल्कि हैमर स्ले, हैमर बताया था, हैमर क्या होता है हिंदी में? हथौड़ा होता है, हथौड़ा लोहे से बनता है। ये सबसे बड़ी खदान है। ब्राजील में कुछ नाम बताए थे, इताबीरा, सिस्टेमा नॉर्टे, बेलो हॉरिजॉन्टे, कुछ नाम बताए थे, वो हैं आपके पास। जानकारी चाहिए होगी, यहाँ पर मेरा काम है वो देना, वो सारी भी चीजें दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमें दिख रहा होता है तब वो काम करें। फिर से कहना चाहूंगा, अपनी राइट ब्रेन का प्रयोग करें बच्चों। मैं जो हूं आज, आज मैं जो भी हूं, क्या आपको लगता है उसका एक ही कारक होगा? क्या मेरे माँ बाप ही उसका कारक है? क्या मेरे शिक्षक उसका कारक नहीं होंगे? क्या मेरे छात्र उसका कारक नहीं होंगे? क्या मेरे जीवन का जो भी निचोड़ है, सोच है, अनुभव है, वो उसका कारक नहीं होंगे? तब होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। तो कोई एक ही कारक से तो चीजें नहीं बनती हैं। तो सोच पे थोड़ा जोर डालिए और चीजें जुड़ जाएंगी। ठीक है? सभी लोग मेरे साथ? ये भी मिल गया, ये आप लिख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट डेटा, डेटा भूख, डेटा की भूख, और पीडीएफ प्रेमी बालक जितने भी हैं, उनके लिए भी ये सूचना अब तक जा रही। ऐसा होता है ना, जब क्लास में टीचर बोलता है मेरे पीडीएफ भी मिलेंगे, हाँ शुक्र है मिलेगा।
तो 50 रुपया तो इसी में वसूल हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मेरे शिक्षक ने, जिसने भी मुझे जब भी जीवन में दिया है, उसकी मैं कहीं कीमत लगा पाया। ठीक है, बेशकीमती चीजें। अब तो आयरन ओर का चित्र बन चुका है, इसको हटा रहा हूं। इस पर आ जाए। नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, साउथ अमेरिका, ये सब आप लिख चुके हो, लिख चुके हो। अब आते हैं बॉक्साइट पर। दो मेन कैटेगरी, तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ये है लगभग 30, ये है लगभग 30 डिग्री। मोस्ट ऑफ द एल्यूमिनियम यहीं आएगा। और आप उत्पादक में भी देख लीजिए, ये जो पेटी है ना, अफ्रीका, जो आपको बताया कहाँ गया हमारा अफ्रीका, ये वाला हिस्सा, गिनी वाला, ये सबसे बड़ा उत्पादक। फिर ओशियानिया, ओशियानिया क्यों आ रहा है? इंडोनेशिया आ गया, वियतनाम आ गया, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आ गया, ये आ गए। उसके बाद दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन, यही आएंगे, यही आएंगे, क्योंकि यही पेटी है। लेकिन सर यहाँ तो ये भी दिखा रहा है, यहाँ भी दिखा रहा है, वो क्या है? तो बेटा दो प्रकार के बॉक्साइट होते हैं। जो हमारा बॉक्साइट है, जो मुख्य है, वर्ल्ड के जो मेजर रिसोर्स है, वो इससे आता है। लेकिन कुछ ऐसा है कार्स्ट बॉक्साइट। कार्स्ट बॉक्साइट क्या होता है? चूना पत्थर के साथ मिलता है, ये यूरोप में भी मिलता है। तो शिक्षक का काम है आपकी कोई कमी ना रह जाए, वो भी डालें हम। ठीक है, सभी लोग मेरे साथ क्लियर है? ठीक है, इसकी चिंता नहीं करनी है, इसकी चिंता नहीं करनी है। लेकिन फिर भी आपके पास रिवीजन तो करते हो ना, रिवीजन करते हो तो ये आएगा। और 2 दिन आ रहे हैं बच्चों, सैटरडे संडे। एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं बच्चों। अब हम कोर्स में, मैं सभी छात्रों को जो इस क्लास को सीरियसली पढ़ रहे हैं, जो इस क्लास के सारे निर्देशों को पालन कर रहे हैं, मैं अब सभी को सीनियर मान के चल रहा हूं। अब आप जूनियर नहीं है। जूनियर थे मेरी पहली 10 क्लास में, आप थे। अब सभी सीनियर हो चुके हैं। अब मैं केवल केवल स्थानों के नामों के टेस्ट नहीं लेने वाला हूँ। टेस्ट आगे बढ़ेंगे। आपने देख लिया मुख्य परीक्षा में क्या आते हैं, प्रारंभिक में क्या आएंगे, वो सारे हम लाएंगे। तो सीनियर से क्या अपेक्षा की जाती है? इस सैटरडे और संडे को, इस सैटरडे और संडे को रिवीजन करेंगे। विशेष ध्यान किस पर देना है? विशेष ध्यान किस पर देना है? पहले तो स्थल पर देना है। आपके जितने भी महाद्वीप हुए हैं, और एशिया का भी ढूंढना है, अपनी तरह से ढूंढना है। वहां के स्थल के जितने भी पर्वत हैं, माउंटेन्स और पर्वत की चोटी तैयार होनी चाहिए। मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ। अब मैं आप पर और भरोसा कर रहा हूँ, क्योंकि अब आपने वो उंगली पकड़ के बहुत लंबा रास्ता कर लिया है, और मुझे आप पर पूरा विश्वास है। जिसने भी किया है वो पीछे नहीं हटेगा। तो आराम से क्या करना है, पर्वत और उनकी चोटियां। पठार की चिंता नहीं करनी, पठारों में तो हम खनिज ढूंढवा देंगे आपसे, उसकी चिंता नहीं करनी। ठीक है। दूसरा, जल में बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन खानसर वाला जो एक हैंडआउट डला हुआ है ना, खानसर जिसमें फैक्ट वाला एक हैंडआउट डला हुआ है, प्लीज मुझे झील और नदी चाहिए, और खासकर नदियों का उद्गम कहाँ से आती हैं और कहाँ पर वो खत्म होती हैं। माउथ ऑफ द रिवर, माउथ जो है, जो एक तो स्रोत हो गया, उनका उद्गम स्थान क्या है, और उनका माउथ कहाँ पर है, कहाँ उनका मुहाना है, वो चाहिए मुझे। किस सागर में गिर रहे हैं, चलेगा, कोई बहुत बड़ा डिमांड नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे मुझे वनस्पति क्षेत्र चाहिए बच्चों, वनस्पति क्षेत्र चाहिए, जिसमें मुझे घास के मैदान, विश्व के घास के मैदान, विश्व के मरुस्थल, ये चाहिए। ये आपकी स्पेशल क्लास मंडे को होने वाली है। मंडे की क्लास में एक पूरा का पूरा विश्व का रिकैप होगा, जिसमें मैं ये सारे टेस्ट देता जाऊंगा। सारे घास क्षेत्र जो मैंने आपके साथ अभी नहीं किए, सारे मरुस्थल करने वाला हूं। और एक बहुत विशेष जलवायु है, जिसका नाम है भूमध्य सागरीय जलवायु। ये कॉन्सेप्ट है, ये मेंस में भी आता है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु पर मैं बात करूंगा। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इसको निश्चित रूप से सैटरडे संडे को पढ़ें, सैटरडे संडे को जरूर पढ़ें। जो हैंडआउट्स में वो है, और वरना एनसीईआरटी में ये मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है।
ये हो गया। उसके बाद जो मैंने कहा खनिज, समझ में आ गया? तो कहाँ कहाँ पे मिले बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं, एक टेस्ट अभी ले लो जल्दी से, जल्दी से एक ऐसी छोटा टेस्ट, बिना देखे जल्दी से मुझे बॉक्साइट बताओ, जल्दी से बताओ कितने लोगों को याद है। मैं वेट कर रहा हूँ, हो जाएगा तो ओके करिएगा। मैं वेट कर रहा हूँ, 2 मिनट का टेस्ट, जल्दी से, जल्दी से बॉक्साइट बताएंगे मुझे। हो गया? नहीं नहीं, यहाँ नहीं लिखना, ये चित्र पे बनाना है, कोई भी ब्राजील लिखेगा नहीं, मुझे फालतू वाला नहीं चाहिए। टेस्ट का मतलब पूरा होना चाहिए। टेस्ट का मतलब आप ये चित्र बनाएंगे, फिर मैं आपको उत्तर दूंगा। ये विश्व की बॉक्साइट की पेटी बनाई है। बॉक्साइट की पेटी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुछ मिस किया मैंने? मेक्सिको में भी डाल सकता हूँ, यहाँ भी, यूएस में भी मिल जाएगा। मिल गया सभी लोगों को? ये नाम याद होने चाहिए बच्चों, नाम याद होने चाहिए। स्लाइड भी हो गया। बेटा यूराल की तरफ अभी नहीं जा रहे, हमने ये वाली पेटी की बात की थी, जो वर्षीली पेटी है, गर्म पेटी, और जिसमें शील्ड है। वरना, वरना जैसा कि आप चित्रण में देख रहे हैं, होने को ये, होने को ये कैरेबियन आइलैंड जमाइका में है, मेडिटेरेनियन के ग्रीस और फ्रांस में भी, ग्रीस और फ्रांस में भी है, और रूस में भी, यूराल्स में और कजाकिस्तान में भी है, बिल्कुल होंगे। आपकी समझ में ये पेटी आनी चाहिए थी, और पेटी के अलावा, पेटी के बाहर जो है, समझ में आ गया? चलिए, दो प्रमुख धातु हो गए। अब एक अलौह की तरफ, अलौह धातुओं में ही हम चले। अलौह धातु में एल्यूमिनियम है, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बच्चों, अभी मेटलर्जी करा नहीं सकता, स्कूलों में पढ़ाई जाती है। बॉक्साइट का मतलब ये नहीं है, बॉक्साइट का मतलब ये नहीं है कि एल्यूमिनियम भी आप उत्पादन कर रहे हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम के उत्पादन की जो प्रक्रिया है, उसमें बहुत सारी विद्युत चाहिए होती है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन चाहिए होती है। बहुत से बच्चों को पता नहीं क्या होती है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, वो माइनिंग का प्रोसेस है। बॉक्साइट से पहले एल्यूमिना बनता है, एल्यूमिना से क्या बनता है, एल्यूमिना से बनता है एल्यूमिनियम, और उस पूरी की पूरी प्रक्रिया में बहुत सारा एल्यूमिनियम कम हो जाएगा। बॉक्साइट गिनी में सबसे ज्यादा है, आप समझिए 4 टन बॉक्साइट लेंगे आप। 4 टन बॉक्साइट में ऑक्सीजन डाला जाता है, ऑक्सीजन डलता है तो 2 टन एल्यूमिना बनता है। 2 टन एल्यूमिना बनने के बाद क्या होता है, फिर उसका प्रसंस्करण होगा, तब जाके 1 टन एल्यूमिनियम मेटल आएगा। समझ में आ रहा है? और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, दुनिया में एल्यूमिनियम की खदानें खत्म होती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं। अब समस्या ये आती, जो मैंने आपको सोने की भी बात कही, सोने की भी बात कही, तांबा भी सीमित मात्रा में है, एल्यूमिनियम भी सीमित मात्रा में है, और विश्व में खत्म होता जा रहा है। तरीका बताइए क्या करें, क्या करें? और इसमें, इसे क्या कहा जाता है, वेट लूजिंग, भार का नुकसान करने वाला उद्योग, वेट लूजिंग उद्योग है ये। यही, यही प्रश्न वहां पे आया कि इस्पात उद्योग क्यों वहां पर से शिफ्ट हो रहे हैं, नई चीजें आ रही हैं।
एक ही आइडिया चला जा रहा है। जल्दी से बताइए सर। ये 100% एफिशिएंसी के साथ माइनिंग। बच्चे माइनिंग तो ठीक है, कोई कह रहा है लीव रॉबरी। बेटा एल्यूमिनियम के बिना काम नहीं चलेगा ना, हमारी जरूरत की चीजें हैं सर। अल्टरनेट मेटल। अरे एक सिंपल उदाहरण देता हूँ यार, आप लोग बिल्कुल हिंट नहीं ले रहे हो, हिंट नहीं ले रहे हो। विश्व में सोना अब केवल 50,000 टन बचा है, और उसका दोहन भी आसान नहीं है, मुश्किल है। मैंने बताया 1 टन में से 300 ग्राम निकलता है, ठीक है, और ये सीमित है, खत्म हो रहा है। क्या करें, क्या करें? मैं बताऊं आपको, विश्व का बहुत सारा सोना कहाँ पे फंसा हुआ है, बहुत सारा सोना कहाँ पे फंसा हुआ है? ई वेस्ट। क्या बात करो, आपके मोबाइल फोन में, आपके मोबाइल फोन में। ये मोबाइल फोन के ये महंगे क्यों मिलते हैं? इन सब चीजों में सोने का भी उपयोग है, सोना है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, सब में है, ये इन सब में पड़ा हुआ है। अभी हम कहाँ से सोना लाते हैं? सोना जो है निकाला, और उससे क्या बनाते हैं? जेवरात बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, और फिर हम उसी को पिघला कर सोचते हैं। मैं बता रहा हूँ, दिन दूर नहीं है, हम तकनीक विकसित करेंगे, यहाँ से सोना लाएंगे। इसे ही कहा जाता है कि अब बात हो रही है हर चीज में रिसाइकल की। पृथ्वी का नियम है बच्चों, पृथ्वी का नियम है, पृथ्वी का नियम है कि पृथ्वी के पास सीमित पदार्थ हैं, वो उनका चक्रण कर रही है, पुनः चक्रण। तो एल्यूमिनियम का चक्रण करना होगा। आप बताइए कि शहरों में एल्यूमिनियम की फॉइल में खाना मिलता है कि नहीं मिलता? वो उठाते हम फेंक देते हैं। सोचिए वो एल्यूमिनियम कितनी मुश्किल से निकला होगा, एल्यूमिनियम कितनी मुश्किल से निकला होगा, एल्यूमिनियम जो हम उठा के फेंक देते हैं। दुनिया में रिसाइकलिंग, सारे के सारे खनिजों की बात जो हो रही है वो रिसाइकलिंग पे हो रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस्पात के संयंत्र हमेशा कहाँ लगते थे? जहां लौ अयस्क होता था। ये जो 2 बार प्रश्न पूछा यूपीएससी ने कि इस्पात के संयंत्रों की लोकेशन कैसे बदल रही है, क्या उनमें बदलाव आ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस्पात के संयंत्र अब जरूरी नहीं है लौ अयस्क के पास ही लगे, बल्कि बड़े बड़े शहरों में मिनी स्टील प्लांट लगाए जा रहे हैं। अब बड़े स्टील प्लांट नहीं लगते हैं, अब छोटे लगते हैं। और वो क्या करते हैं? बचा खुचा कबाड़े वाला लोहा, उसको लेकर, कबाड़ का लोहा लेकर, जंक को लेकर विदेशों से आयात करके, कचरा मंगा के, जिसमें भारत एक बहुत अग्रणी भूमिका निभाता है, उस सारे कचरे को लाकर हम उससे लोहा निकालते हैं। ये एक नई सोच है जिस पर यूपीएससी 2-3 बार प्रश्न कर चुका है। सभी लोगों को समझ में आया? तो अलौह ये हो गए। तो ध्यान दीजिए, सोना जो है सिर्फ ज्वेलरी में नहीं है, आगे सोना बदलेगा। अलौह धातुओं में एक बहुत काम की धातु जो मैं बताना चाहता हूँ अब, तांबा है। जल्दी से सभी लोग लिख लेंगे इसको, तांबा। तांबा मतलब कॉपर, तांबा मतलब कॉपर। कॉपर के साथ मैंने आपको बताया इसमें लेड भी है, जिंक भी है। सभी लोगों को आज समझ में आ रहा है कि कल की क्लास में हमने केवल आपको एक प्रक्रिया दी जिससे आप आसानी से चीजों को याद कर सकते हैं चित्र में। लेकिन आज की क्लास में क्या आप देख रहे हैं, अलग अलग प्रश्नों में हमारी जानकारी को किस तरह से एग्जामिनर यूज करेगा, वो झलक दे रहा हूं। अभी उत्तर नहीं लिखवा रहा हूं, झलक देना चाहता हूं कि आप उसे समझ सके। ठीक है? किशन बोल रहे हैं एल्यूमिनियम फॉइल की जगह अल्टरनेटिव चीजें यूज करो। बेटा किशन, प्लास्टिक बंद हो चुका है, एल्यूमिनियम अकेली चीज जिस पर हम चल रहे हैं। उसकी जगह आप कागज में खाना लपेट लीजिए, वो भीग जाती है, रोटी पराठा, तो सारी चीजें हैं। तो बात ये हो रही कि हम क्या तरीके निकालेंगे, और सबसे बड़ी बात, अगर यूज कर ही रहे हैं तो उसका दोबारा से पुनः चक्रित हो सकता है ना, वो बात हो रही। ठीक है, सभी लोग ध्यान देंगे, कॉपर पे लिखना शुरू करेंगे। नॉर्थ अमेरिका, जैसे कल लिखा था, बिना सोचे बस लिखते जाइए। नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, कनाडा में, कनाडा में यही लेब्राडोर शील्ड है भाई, लेब्राडोर शील्ड। और क्या नाम थे इनके? हाँ, कैडबरी की चॉकलेट खाई है आपने? कैडबरी की इक्लेयर चॉकलेट। कैडबरी जब सड़ जाती है तो सडबरी बन जाती है, सडबरी एंड सेलिसबरी, सडबरी बरी। ठीक है, यूएसए, यूएसए में इनका इनका जो मरुस्थली क्षेत्र है, मरुस्थली क्षेत्र है एरिजोना, मोंटेना,
एरिजोना, मोंटेना, ये इनके राज्य हैं, एरिजोना और मोंटेना। पर हिंदी में लिखिए। अरे भाई मोंटेना हिंदी में भी मोंटेना ही रहेगा। इनमें पाए जाते हैं। और सबसे मशहूर जो हैं वो हिंदी में लिख रहा हूं बच्चे, बिंघम की खदानें, बिंघम खदान। यहीं पर आपको एक और चीज लिख रहा हूं, यहां पर सोना भी होता है। तांबे की बात कर रहा हूं, लेकिन यूएसए के इस क्षेत्र में सोना भी होता है। सडबरी और सैलिसबरी में सडबरी के पास निकल भी होता है। अब तो आप समझ सकते हैं, ऐसा तो नहीं पूछेगा कि एक एक ही नाम ले रहा है, तो क्यों नहीं हम अपनी अपनी उसको हम अपनी उसको सारे छोटे छोटे अंश भी इसमें साथ में लिखते रहे, ताकि आप जब रिवाइज करें तो यह हो जाएगा। ठीक है, कनाडा हो गया। अब आते हैं जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उत्पादक है तांबे का, वो है दक्षिण अमेरिका में चिली और पेरू। दक्षिण अमेरिका में चिली, पेरू क्षेत्र, और इसको कहेंगे अटकामा मरुस्थल। अटकामा डेजर्ट मैंने कल आपको लिखवाया था। एरिका, इक्विक, एंटाफोगास्टा, ये कल मैंने आपको मानचित्र में दिखाया था बच्चों, इसलिए अंग्रेजी में लिख दिया। एरिका, इक्विक, एंटाफोगास्टा। इसमें एक मशहूर खदान है, उसका नाम है इकमाटा खदान। इकमाटा खदान, ये सबसे बड़ा उत्पादक, लार्जेस्ट ये। अफ्रीका में शील्ड का अभाव है। अफ्रीका में वैसे तो शील्ड का अभाव है, लेकिन एक बहुत मशहूर अलोह शील्ड है इनके पास। एक बहुत मशहूर अलोह शील्ड है इनके पास, उसका नाम है कटांगा का पठार। मैंने कल भी इसकी बात की थी। कटांगा का पठार ये कहां पर है? जायरे, जाम्बिया बॉर्डर पर। जायरे, जाम्बिया बॉर्डर पर है। इस पठार में क्या क्या मिल रहा है ये यहीं पर लिख देता हूं, जीवन आसान हो जाएगा। कॉपर है, लेड है, सीसा, जिंक है, जस्ता है, और यूरेनियम भी है, चांदी भी है। ठीक है, इसमें एक विशेष खदान है लुबुम्बाशी, कई बार परीक्षा में पूछी गई। लुबुम्बाशी, लुबुम्बाशी। कटांगा का पठार, लुबुम्बाशी। उत्तर अमेरिका डन, दक्षिण अमेरिका डन, अफ्रीका डन। चौथा आप मुझे बता देंगे, सभी लोग देखें कितने लोगों को याद है। ऑस्ट्रेलिया में अलोक केंद्र बताइए। दो थे, जल्दी बता दीजिए। ऑस्ट्रेलिया में कितने लोग बताएंगे? एक 1:30 बजे था, एक 4:30 बजे था। ऑस्ट्रेलिया कितने लोगों को याद है? ऑस्ट्रेलिया कितने लोगों को याद है? बहुत अच्छी बात है, माउंट ईसा सर, माउंट ईसा, माउंट ईसा। और टूटा दिल नहीं, टूटा दिल नहीं है, टूटा हिल है। ऑस्ट्रेलिया में भी हो गया, काम बन गया हमारा। यहाँ पे फिर से आपके नोट्स के लिए, ताकि आपको याद रहे कि मेरे नोट्स में सब है। लेड है, जिंक है, सिल्वर है, और माउंट ईसा में तो यूरेनियम भी है। ऊर्जा के संसाधन अब सोमवार को कराएंगे, ऊर्जा नहीं हो रहा है आज। ठीक है, तो 4 महाद्वीप हो गए। यूरोप में चले। यूरोप में वैसे तो मुख्यतः बहुत ज्यादा अब नहीं है मेरे पास। यूरोप में मेरे पास है, पोलैंड में है, और रशिया के यूराल में है। ये हो गया। एशिया देख लेते हैं, एशिया में हमारे पास है कि नहीं। हाँ, एशिया में बहुत बढ़िया जगह मिली हमें, मंगोलिया।
मंगोलिया देश का गोबी मरुस्थल, मंगोलिया के गोबी मरुस्थल में हाल ही में तांबा, कॉपर और सोना दोनों मिले हैं। तांबा, सोना और कोयला भी मिला है, अच्छा कोयला मिला है। ये मंगोलिया में हो गया। चीन में अगर मैं आ जाऊं तो चीन का मैंने अभी आपको बताया, यूनान प्रांत। चीन में जहां भी अलॉ आएगा वहां पर यूनान प्रांत लिख देना बिना घबराए, यूनान प्रांत। चीन हो गया। अब भारत देख लेते हैं। भारत में कहा है? राजस्थान में। आपने सुना राजस्थान में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में खेतड़ी माइन राजस्थान में है। हमारे झारखंड में है, झारखंड में है, ठीक है। और कहां पे? मध्य प्रदेश में मलांच खंड में, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा क्षेत्र में मलांच खंड में। इसकी डिटेल्स भारत के भूगोल में कराई जाएंगी। सभी लोग मेरे साथ, सभी लोग मेरे साथ। नोट्स की दृष्टि से हमने चीजें कर ली हैं, तो जल्दी से एक मानचित्र बनाएंगे। मैं इसे एक बार दिखा देता हूं ताकि हमारे दिमाग में रजिस्टर हो जाए। एक बढ़िया सा विश्व का मानचित्र। तो सभी लोग एक फ्रेश पेज लेंगे, फ्रेश पेज लेंगे, कॉपी घुमा लीजिए। एक बढ़िया सा विश्व मानचित्र है हमारे पास। अभी 5 मिनट में सब निपट जाएगा। जल्दी से विश्व मानचित्र। जो भारत वाला है उसकी चिंता नहीं करिए, भारत वाले की चिंता मत करिए। भारत वाला भारत भूगोल में होगा। 3 राज्य लिखवाएं बस। देखिए कितने लोग जल्दी से बना पाते हैं। चैलेंज है सभी लोगों का। जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, अपने पे विश्वास भी रख रहे हैं, उन्हें पता है वो प्रीलिम्स भी अच्छा कर पाएंगे और मुख्य परीक्षा के मेंस के लिए भी उन्हें उत्तर लेखन में तैयार कर दिया जाएगा। बट उससे पहले की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में कोई आलस ना दिखाएं। बन गया? चलिए, हरा रंग ले रहा हूं तांबे के लिए, हरा रंग कॉपर के लिए। कैडबरी सड़ गई। झील है। सुपीरियर के बाद क्या है? सुपीरियर और यहां पर है सडबरी, सडबरी। तो कॉपर ये हो गया, कॉपर की बिंदु यहां हो गई, कनाडा में, ठीक है। कनाडा की 2 बिंदु हो गई। मरुस्थल यहां हो गया, मरुस्थल, ये भी कॉपर लिख रहा हूं। कौन सा मरुस्थल है? ये इनका मरुस्थल क्षेत्र। यहाँ का भी मरुस्थल क्षेत्र, ये भी मरुस्थल क्षेत्र है। अटकामा, चिली, पेरू। उसके बाद हम आए कटांगा। कटांगा कहाँ है? जायरे जिम्बाब्वे की सीमा पर, जायरे जिम्बाब्वे की सीमा। फिर आगे माउंट ईसा, ब्रोकन हिल, ये भी क्लियर है। भारत में राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश। चीन के इस क्षेत्र में यूनान, यूनान, यहाँ का शान और खोरात, ये कुछ पठार है, अलाव पठार हैं ये। म्यांमार के, इंडोनेशिया के। अभी मैंने थोड़ा सा आपको एशिया कराना है इसलिए रोका हुआ है। और यहाँ पर यूराल में है और पोलैंड में, ठीक है। सभी लोग मेरे साथ, सभी लोग मेरे साथ। सर ये नाम कहीं पर लिखे हुए मिलेंगे? हाँ जी बिल्कुल मिलेंगे। ये विश्व का बॉक्साइट का वितरण। अब तो मानचित्र भी आप समझ सकते हैं। देखिए सबसे बड़ा जो खींचेगा रिजर्व में, गिनी में खींचेगा। गिनी के पास ज्यादा है,
इधर आगे ब्राजील के पास ज्यादा है, जमाइका के पास 2000 टन है, ठीक है। इधर ऑस्ट्रेलिया में भी बड़ा खींचेगा, भारत में देखिएगा थोड़ा सा है, भारत में थोड़ा सा है। तो ये हम पहले खींच चुके हैं, आपको मिल जाएगा स्लाइड। कॉपर में आ गए, तो कॉपर में बच्चों कहाँ चले, कनाडा चले, यूएसए। सर आपने मेक्सिको नहीं बताया बेटा, यूएसए मेक्सिको वो डेजर्ट शेयर करते हैं, दोनों का डेजर्ट है। पेरू चिली बता दिया। उसके बाद हम कहाँ है, पोलैंड पे आ गए। यहाँ जाम्बिया वाला जो हमारा वो है कटांगा, वो कर दिया हमने, और ऑस्ट्रेलिया कर दिया। यहाँ पे चाइना के वो कर दिए और मंगोलिया कर दिया, सभी लोग को मिल गया। रशिया में जो है ये किताबों में भी है, आपको बता भी गया है। और जिस प्रक्रिया से बनते हैं कुछ तो अवसादों में मिलते हैं, कुछ मैग्मा के साथ आते हैं। तो आपको याद है मैग्मा से जो निकला वो तो शील्ड ही होगा, और अवसादों में कहाँ होगा, प्लेटफॉर्म में भी होगा। अब तो आप प्लेटफॉर्म भी जानते हैं, तो प्लेटफॉर्म में थोड़ा कम होगा। कॉपर, चाइना ने विश्व का लगभग, ये जैसे जैसे देशों की आबादी बढ़ती जा रही है उसमें बहुत सारा हम तांबा यूज कर रहे हैं। चाइना ने 2020 में लगभग विश्व का 54% तांबा जो है रिफाइन किया। आप देख सकते हैं चाइना के पास उतना रिजर्व नहीं है, लेकिन 54% चाइना कर रहा है। तो मैंने कहा उत्पादक जो है वो अलग हो सकता है और स्रोत अलग हो सकता है। लेकिन अगर हम देखें तो अमेरिका के पास, अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका और केंद्रीय अमेरिका में सबसे ज्यादा बड़ी खदानें हैं। तो संसाधन के हिसाब से किसके पास बड़ा बच्चों, पेरू चिली मैक्सिको, पेरू चिली मैक्सिको संसाधन के पास। उत्पादन में कौन लगा हुआ है दवा के, चाइना, चाइना लगा हुआ है। सर इसके पास संसाधन नहीं, उत्पादन कैसे कर रहा है, देखो कुछ तो अपने संसाधन कर रहा है, कुछ उधर जाकर खदान ही खरीद लेता है। जाम्बिया में खदान यही खरीद लेगा, वहां जाके टेंडर निकालेगा, वो कर लेगा। कई जगह से उसका कच्चा माल इंपोर्ट कर लेगा, अयस्क इंपोर्ट कर लेगा और काम करेगा। तो ये चाइना के तरीके हैं। ये विश्व का मानचित्र आपको ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये इंडोनेशिया दिखाई दे रहा है। इंडोनेशिया ग्रासबर्ग माइन विश्व की सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व यहाँ पर है, सोना सबसे ज्यादा यहाँ पर, और सेकंड जो है कॉपर यहाँ पर। ये हमारा चिली का क्षेत्र है, चिली में सबसे बड़ी खदानें विश्व की यहीं पर है। बिंगम अभी आपने यूएस में लिख लिया, चिली की खदान एस्कोनो डीडा। अभी आपको याद नहीं रखना, आपको ज्योग्राफी बुक्स में क्या लिखा है, चूकी कमाटा, चूकी कमाटा है तो हमने उसे मान लिया। और उसके अलावा ये जानकारी आपको इस तरह दे दी जाएगी। सभी लोग मेरे साथ। तो यहाँ पर चिली, पेरू, यूएस, मेक्सिको, कनाडा, कटांगा में जायरे जेड लिख रहा हूं, यहाँ पे रशिया लिख रहा हूं, यहाँ पे पोलैंड लिख रहा हूं, यहाँ पर चीन लिख रहा हूं। चीन आ गया, इंडोनेशिया नहीं डाला था, इंडोनेशिया भी डालना, शायद वहां नहीं डाला, ऑस्ट्रेलिया भी हो गया। सभी लोगों को मिल गया। अब इसी पे टेस्ट ले ले, टेस्ट ले ले, चलिए जल्दी से मार्क करेंगे, कल का भी इसी में टेस्ट हो जाएगा। नंबर वन, नंबर वन मुझे बताएंगे, इस्पात कैपिटल कल की थी पिट्सबर्ग, चलिए डेट्रॉइट। ऑटोमोबाइल कैपिटल कल की थी डेट्रॉइट, जल्दी से लिखते जाएंगे सभी लोग। उसके बाद मुझे जो है आर्थिक जीवन रेखा, इस महाद्वीप की आर्थिक जीवन रेखा सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी बता दीजिए कहां पर है। तीसरा मुझे बताइए आप, तीसरा मुझे बताइए बेलो हॉरिजॉन्टे, बेलो हॉरिजॉन्टे, बेल मतलब घंटा, वो हो गया। उसके बाद आप मुझे बताइए आज, आज क्या बताएंगे, टूकी कमाटा, टूकी कमाटा, टूकी कमाटा खदान किससे जुड़ी हुई है, टूकी कमाटा हो गया। उसके बाद मुझे मुझे बताएंगे आप मुझे बता दीजिए नामिब, नामिब मरुस्थल, नामिब डेजर्ट, नामीबिया देश का नामिब मरुस्थल डेजर्ट। उसके बाद मुझे बताएंगे गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, गोबी का डेजर्ट कहां पर है, गोबी डेजर्ट। साथ में आप मुझे बताएंगे, आप मुझे बताएंगे केप यॉर्क प्रायद्वीप, केप यॉर्क पेनिनसुला। 8 में हमारे पास है एक द्वीप जिसको कॉकपिट कंट्री भी कहते हैं, जमाइका, जमाइका, जमाइका हो गया। 9 नंबर पे बच्चों
9 नंबर पे जल्दी से मुझे देंगे आप लोग ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट दे देंगे, किसी देश में है। 10 नंबर पे आप मुझे दोहा दे रहे हैं तो लाइबेरिया देश, शायद ये कल भी दिया था मैंने, लाइबेरिया। 11 नंबर पे आप मुझे दे दीजिए फिनलैंड लेक, नहीं फिनलैंड देश, फिनलैंड देश। 12 नंबर पे जल्दी से मुझे दे दीजिए एक सागर जिसका नाम है मरमारा सागर। मरमारा, सी ऑफ मरमारा, सी ऑफ मरमारा। कहीं पे काला सागर एजियन सागर को जोड़ता है। 13 में मुझे कोई जल संधि दे दीजिए आप, कौन सी देंगे? या एक नहर दे दीजिए, कील नहर, कील कनाल, कील की नहर, नहर दे दीजिए। 14 में आप मुझे दे दीजिए क्या देंगे, एक एक द्वीप दे दीजिए, हवाई द्वीप, हवाई आइलैंड, ज्वालामुखी का द्वीप है। और 15 नंबर पे और कोई ज्वालामुखी अगर मैं आपसे मांगूं तो चलिए गालापागोस भी दे दीजिए मुझे। गालापागोस जहां चार्ल्स डार्विन ने अपना काम किया था, इस देश का है ये। चलिए 15 हो गए। सर आप धीरे लिखिए, नहीं तो आप ही लिखते हैं, आप ही पढ़ते हैं। बहुत अच्छा बताया शिवम ने। शिवम लेकिन लिखने में तो मेरे ख्याल से मेरी और आपकी स्पीड समान ही होनी चाहिए। मैं तो सोच के लिख रहा हूँ, आप तो देख के लिख रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि मैं ही लिख के मैं ही पढ़ रहा हूँ। तो ये तो कॉपर हुआ। कॉपर में मैंने लिखा सडबरी, सडबरी और सैलिसबरी। कोई भी अगर मुझे कॉपी भी कर रहा होगा तो उसको भी लिखने में उतना ही समय लगना चाहिए। ठीक है। एरिजोना मोंटाना यहाँ के मरुस्थल क्षेत्र थे, मरुस्थल क्षेत्र थे। कटांगा ये क्षेत्र हुआ। अगर मुझे यहाँ पे सोना ढूंढना हो बच्चों, सोना कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में सोना था ना यहाँ पे, KBC, कूलगार्डी, बोल्डर, कालगुरली, KBC। आपको बता दूं सोना यहाँ पर भी है, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में सोना है। यहाँ मैंने आपको बताया यहाँ पे सोना है। तो ये सारी चीजें फिर लेकर आएंगे। सभी लोगों से अनुरोध है, सभी लोगों से अनुरोध है, आपको दो चीजों पे काम करना था। पहली चीज ये डर हटाना है कि यार ये जानकारी ये तो चित्रों में दिख जाएगी, अब तो आपको एनसीईआरटी में पक्का मिल जाएगी। और थोड़ा सा आपको बता दूं, जो भी आपकी एटलस होती है ना, एटलस तक में संसाधन कहाँ पर हैं, ये बटे रहते हैं, ये बटे रहते हैं। अब आपके पास एक समझ आ गई है। इसके साथ कल सैटरडे है तो ये डेटा जो है, सारी डेटा टेबल्स कल आपको हैंडआउट में मिल जाएगी। कल मैं इसके लिए दिन रखा है क्योंकि कल मेरी भी क्लास नहीं है, तो ये हैंडआउट में आपके पास डेटा भी आ जाएगा। क्या मैं अपेक्षा कर सकता हूँ कि मेरे सारे छात्र अब थोड़ा सा सीनियर लेवल पर आ गए हैं? अब मैं आपसे अपेक्षा कर सकता हूं कि जानकारी वाला हिस्सा आप कर लेंगे। मंडे को जब हम बात करेंगे तो हम उस चीज में एक नेक्स्ट लेवल लाएंगे। एक होमवर्क जो मैंने आप सभी को दिया, ये होमवर्क मैं अपेक्षा कर सकता हूँ कि होमवर्क कर लेंगे सभी लोग। होमवर्क वाली शीट कहाँ गई, है या नहीं है? ये वाले सारे स्थल, पर्वत, चोटियां, झील, नदी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रह गया मेरा, सागर। जितने भी सागर हैं, सागर को छूने वाले देश व उनकी राजधानी, ये पक्का करना है बच्चों, पक्का करना है। ये प्रीलिम्स की तरफ केंद्रित है। अब धीरे धीरे जब सीनियर स्टूडेंट हो जाते हैं तो मुझे भी तो मेंस की तरफ ले जाना पड़ेगा ना। तो देश राजधानी अब तो रोना खत्म कर देंगे हम। हमने जैसे पश्चिम एशिया किया तो कुवैत की राजधानी, सऊदी की राजधानी, ईरान की राजधानी, इराक की राजधानी, ओमान की राजधानी, यमन की राजधानी, बहरीन की राजधानी, कतर की राजधानी। ये क्लियर होना चाहिए कि फारस की खाड़ी को ये छू रहे हैं, अदन की खाड़ी को ये छू रहे हैं, लाल सागर को ये छू रहे हैं, ठीक है, भूमध्य सागर को ये छू रहे हैं। ये वाला काम मैं आपसे चाहता हूं। आपने इतना हौसला दिखाया है, बस इसको पकड़ लीजिए, इसको पकड़ लीजिए और सिर्फ चित्रों में पकड़िए। विश्वास करिए कहीं नहीं जाने वाला, कहीं नहीं जाने वाला। उसके बाद हम सिद्धांतों को अगला ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आप सबसे अनुरोध है कि जब आप ऐसी चीजें लिखते हैं कि सर 2 घंटे हम एक ही जगह पर बैठे रहे और पूरे जोश के साथ, तो मैं फिर कहता हूं, दिल जिसमें लगाते हैं दिमाग खुद ब खुद उसमें बहुत तेजी से आता है, 10 गुना तेजी से आता है। तो अपने दिल को लगाए रखें
बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, हैव अ ग्रेट वीकेंड। छुट्टी भी लें और छुट्टी के साथ जो साथ में थोड़ा बहुत रिवीजन कर सकते हैं जरूर करें। ऐप में अगर कुछ ऊपर नीचे क्रैश होता है तो अपना हौसला न गंवाएं, आपके पास लिखित रूप में बहुत सी चीजें हैं, उन्हें रिवाइज करें। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।